अभिवादन। आज हम इतिहास की उन गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने हमारी आज की दुनिया को घड़ा है। मेरा मतलब है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये सोचना कि हम किसी एक राष्ट्र का हिस्सा हैं आज कितना आम लगता है ना? बिल्कुल। पर ये हमेशा से ऐसा नहीं था जी। ये विचार आखिर पनपा कैसे कैसे इसने नक्शे बदल दिए, लोगों की सोच कैसे बदली? हाँ बिल्कुल। राष्ट्र और ये जो राष्ट्रीय पहचान की धारणाएं हैं, ये खासकर 19वीं सदी के यूरोप में एक जबरदस्त शक्ति बनकर उभरी हैं। अच्छा। हमारे पास जो स्रोत हैं आज, वे इसी दिलचस्प और कह सकते हैं कभी-कभी विस्फोटक कहानी के अहम मोड़ों पर रोशनी डालते हैं। मतलब क्रांति की चिंगारी से लेके एकीकरण और फिर कुछ बिल्कुल अलग विचारधाराओं तक। हाँ बिल्कुल। तो चलिए फिर इन स्रोतों को खंगालते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रांस से लेके जर्मनी और इटली तक ये राष्ट्रवाद की लहर फैली कैसे और इसने क्या-क्या रूप लिए। जी, हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को जानना नहीं है, बल्कि उनके पीछे छिपे मतलब और आज के लिए उनकी क्या प्रासंगिकता है, ये समझना है। तो शुरुआत फ्रांस से करें। कहा जाता है वही नींव पड़ी इस सब की। हाँ, कह सकते हैं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति एक अहम अहम पड़ाव था। यहीं पहली बार आप कह सकते हैं आधुनिक राष्ट्रवाद की एक स्पष्ट झलक मिलती है। इससे पहले क्या था फ्रांस में? इससे पहले फ्रांस मतलब अलग-अलग कानूनों और पहचानों वाला एक इलाका था, जिस पर एक निरंकुश राजा का शासन था। क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। कैसे? मतलब क्या बदलाव आया? सबसे बड़ा बदलाव था कि सत्ता राजा के हाथ से निकलकर नागरिकों के समूह यानी नेशन के हाथ में आ गई। कम से कम सिद्धांत में तो यही कहा गया। और इसके कुछ प्रतीक भी रहे होंगे उस बदलाव के। हाँ बिल्कुल, जैसे वो बास्तील के किले का पतन 14 जुलाई 1789 को लोगों ने उसे तानाशाही का प्रतीक मानकर ढा दिया। और जब तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों ने खुद को नेशनल असेंबली घोषित किया और वो शपथ ली कि संविधान बनाकर ही रहेंगे, ये सब इसी नई राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक थे। तो ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये एक तरह से एक राष्ट्र के जन्म का ऐलान था। फिर एंट्री होती है नेपोलियन बोनापार्ट की। 1799 में सत्ता संभाली, 1804 में सम्राट बन गए। उनका क्या लेना देना था इस राष्ट्रवाद से? नेपोलियन का किरदार बड़ा दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ तो उन्होंने क्रांति के कई सिद्धांतों को आप कह सकते हैं आगे बढ़ाया, दूसरी तरफ खुद सम्राट बन बैठे। लेकिन उन्होंने जो प्रशासनिक सुधार किए, खासकर वो 1804 का नेपोलियन कोड या नागरिक संहिता, हाँ सुना है उसके बारे में, वो बहुत अहम साबित हुआ। उसने जन्म के आधार पर जो विशेषाधिकार मिलते थे वो खत्म किए, कानून के सामने सबको बराबर माना और निजी संपत्ति के अधिकार को मजबूत किया। और इसका असर सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहा? मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं, यही तो बात है। नेपोलियन ने जहां जहां कब्जा किया, जैसे डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी के कुछ हिस्सों में, वहां ये कोड लागू किया। अच्छा। तो इससे वहां की जो पुरानी सामंती व्यवस्था थी वो चरमरा गई। किसानों को भूदास्ता से आजादी मिली। तो अनजाने में ही सही, नेपोलियन एक तरह से राष्ट्रीय भावना के बीज बोरे थे इन इलाकों में। हाँ, कह सकते हैं। एक आधुनिक राज्य की नींव रख रहे थे और उससे जुड़ी भावनाएं भी पनप रही थीं। ये भी दिलचस्प है कि जानकारी के मुताबिक नेपोलियन ने 1794 में एडम स्मिथ का हवाला देते हुए इंग्लैंड को दुकानदारों का देश कहा था। शायद ब्रिटेन की बढ़ती आर्थिक ताकत उन्हें खटक रही होगी। हाँ बिल्कुल, ये उस दौर की जो जटिल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति थी उसको दिखाता है। और फिर 1803 में ब्रिटेन ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध भी छेड़ गया। जी, राष्ट्रवाद सिर्फ अंदरूनी मामला नहीं था, यह देशों के आपसी रिश्तों और उनकी प्रतिस्पर्धा को भी तय कर रहा था। लेकिन ये राष्ट्र आखिर है क्या? मतलब क्या ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा है या कुछ और भी है? फ्रांसीसी दार्शनिक थे अर्नस्ट रेनिन, उन्होंने इस पर काफी सोचा था, है ना? हाँ, रेनिन ने 1882 में सोरबोन विश्वविद्यालय में एक बहुत ही प्रभावशाली व्याख्यान दिया था इस पर। क्या कहा था उन्होंने? उनका तर्क था कि राष्ट्र सिर्फ एक जैसी भाषा, नस्ल, धर्म या इलाके से नहीं बनता। ये चीजें मददगार हो सकती हैं, पर ये काफी नहीं है। तो फिर राष्ट्र बनता कैसे है उनके हिसाब से? रेनिन ने जोर दिया साझा इतिहास पर, कुर्बानियों पर, गौरव पर और सबसे जरूरी साथ रहने की वर्तमान इच्छा पर। वर्तमान इच्छा मतलब उन्होंने कहा कि राष्ट्र एक रोजाना होने वाला जनमत संग्रह जैसा है। ये अतीत की विरासत भी है और भविष्य में साथ मिलकर कुछ करने का संकल्प भी। ये एक आध्यात्मिक सिद्धांत है, महज भूगोल या नस्ल की हकीकत नहीं। यानी एक राजनीतिक और भावनात्मक एकता का विचार। लेकिन क्या सब लोग ऐसे ही सोच रहे थे
एक और धारा थी ना, रोमानियत या रोमांटिसिज्म की, वो राष्ट्र को कैसे देखती थी? हाँ, बिल्कुल अलग नजरिए से। जहां रेनिन और उदारवादी विचारक तर्क, संविधान, राजनीतिक इच्छा पर जोर दे रहे थे, वही रोमानियतवादी भावनाओं पर, अंतर्ज्ञान पर, साझा संस्कृति पर जोर दे रहे थे। उन्होंने तर्क और विज्ञान की जो बहुत ज्यादा पूजा हो रही थी, उसकी आलोचना की। तो उनके लिए राष्ट्र की आत्मा कहाँ बसती थी? तर्क में नहीं तो कहाँ? लोकगीतों में, लोक कथाओं में, आम लोगों की भाषा और संस्कृति में। जैसे जर्मन दार्शनिक थे योहान गॉटफ्रीड हर्डर। उनका मानना था कि सच्ची जर्मन संस्कृति अमीरों या पढ़े लिखों में नहीं, बल्कि आम लोगों, दास फोल्क में जिंदा है। दास फोल्क, हाँ, यानी आम जन। उनके लिए राष्ट्र का आधार एक साझा सांस्कृतिक विरासत थी, एक लोक आत्मा, जिसे उन्होंने फोल्क्सगाइस्ट कहा। फोल्क्सगाइस्ट, जी। और कलाकारों, कवियों ने इसी भावनाओं को जगाने का काम किया। लोक संस्कृति को इकट्ठा करना, उसे राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा बनाना। एक दिलचस्प बात ये भी है कि कलाकारों ने राष्ट्र को अक्सर एक नारी रूप में दिखाया, जैसे फ्रांस की मरियन या जर्मनी की जर्मेनिया। हाँ, ये राष्ट्र के अमूर्त विचार को एक मानवीय चेहरा देने की कोशिश थी, ताकि लोग उससे भावनात्मक रूप से जुड़ सकें। ये मानवीकरण राष्ट्र को ज्यादा वास्तविक और पूजनीय बनाने का एक तरीका था। तो हमने देखा कि विचार और भावनाएं राष्ट्रवाद को गढ़ रही थीं, लेकिन क्या अर्थव्यवस्था का भी कोई रोल था इसमें? ज़ोल्फेराइन का जिक्र आता है, ये क्या था और क्यों महत्वपूर्ण था? हाँ, ज़ोल्फेराइन ये 1834 में प्रशा यानी प्रशा की पहल पर बना एक सीमा शुल्क संघ था, कस्टम यूनियन कह सकते हैं। कस्टम यूनियन मतलब इसमें धीरे धीरे ज्यादातर जर्मन राज्य शामिल हो गए और उन्होंने आपस में लगने वाले जो टैक्स बैरियर थे वो खत्म कर दिए। और मुद्राओं की संख्या भी सोचिए 30 से घटाकर सिर्फ 2 कर दी रही। 30 से 2, तो ये तो बहुत बड़ा आर्थिक कदम था। क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा भी थी? देखिए, था तो ये आर्थिक कदम, लेकिन इसके राजनीतिक नतीजे बहुत गहरे हुए। अच्छा। इसमें व्यापार को आसान बनाया, रेलवे का भी विकास हो रहा था, तो लोगों और सामानों की आवाजाही बढ़ी, एक तरह की एकीकृत राष्ट्रीय बाजार की भावना पैदा हुई। और इसने अनजाने में ही सही प्रशा के नेतृत्व में जर्मन राज्यों को करीब ला दिया। मतलब आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण के विचार से जोड़ दिया। इसने राष्ट्रवादी भावनाओं को और हवा दी। और इसी माहौल में वो शिक्षित मध्य वर्ग भी उभर रहा था, जो कुलीन वर्ग के विशेषाधिकार खत्म होने के बाद राजनीतिक अधिकारों और राष्ट्रीय एकता की मांग कर रहा था। बिल्कुल, यही वर्ग उदारवादी राष्ट्रवाद का कह सकते हैं झंडा बरदार बना। और इसी ने फिर क्रांतियों को जन्म दिया, जैसे 1830 में फ्रांस में हुई जुलाई क्रांति। हाँ, उसने पुराने बोरबोन राजाओं को हटाकर लुई फिलिप के नेतृत्व में एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया। मतलब राजा तो रहा, पर संविधान के तहत। और फिर 1848 तो जैसे पूरे यूरोप में क्रांतियों का साल ही बन गया। वो क्या था? हाँ, 1848 की लहर बहुत ज्यादा व्यापक थी, बहुत बड़ी थी। एक तरफ तो गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी से परेशान किसान और मजदूर सड़कों पर थे, तो दूसरी तरफ जो पढ़ा लिखा मध्य वर्ग था, वो संविधान, प्रेस की आजादी, संसदीय प्रणाली और सबसे बढ़कर राष्ट्रीय एकीकरण की मांग कर रहा था। तो ये दोनों चीजें एक साथ हो रही थीं। हाँ बिल्कुल। फ्रांस में तो राजशाही फिर से खत्म होकर गणतंत्र बन गया और सभी वयस्क पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला। जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, हर जगह उथल पुथल मची हुई थी। रूस में भी इससे पहले 1825 में कुछ हुआ था, दिसंब्रिस्ट विद्रोह। वो क्या था? हाँ, वो थोड़ा अलग तरह का प्रयास था। वहां जार निकोलस प्रथम के खिलाफ कुछ युवा सैन्य अधिकारियों ने विद्रोह किया था, जो पश्चिमी उदारवादी विचारों से प्रभावित थे। अच्छा, किसान या मजदूर ने? नहीं, ये अधिकारी थे। हालांकि इसे बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया, पर यह भी रूस में बदलाव की एक कह सकते हैं सुगबुगाहट का संकेत तो था ही। चलिए अब 2 सबसे बड़े उदाहरणों पर आते हैं। जर्मनी और इटली का एकीकरण। ये बिखरे हुए राज्य थे, इनको एक राष्ट्र बनाने का काम कैसे हुआ? जर्मनी से शुरू करते हैं। यहाँ किसका नाम सबसे ऊपर आता है? ऑटो वॉन बिस्मार्क प्रशा के मुख्यमंत्री थे। उन्हें ही जर्मन एकीकरण का वास्तुकार माना जाता है। उनकी नीति क्या थी? कैसे किया उन्होंने ये? उनकी शुरुआती नीति थी रक्त और लौ, ब्लड एंड आयरन। ब्लड एंड आयरन मतलब? यानी युद्ध और सैन्य ताकत के बल पर एकीकरण। उन्होंने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फिर फ्रांस के साथ सफल युद्ध लड़े और जर्मन राज्यों को प्रशा के नेतृत्व में एकजुट किया। लेकिन सुना है एकीकरण के बाद उनकी नीति बदल गई। हाँ, ये दिलचस्प है। एक बार 1871 में जर्मनी एकीकृत हो गया, फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद, तो बिस्मार्क ने शांति बनाए रखने और नए जर्मन राज्य को मजबूत करने पर ध्यान दिया। कैसे? क्या किया उन्होंने? मुद्रा,
बैंकिंग, कानून, सब में आधुनिकीकरण किया गया, जिसमें प्रशा का मॉडल अपनाया गया। और यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए उन्होंने बहुत जटिल संधियों का जाल भी बुना। जैसे कि वो 1879 में ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ दोहरा गठबंधन और फिर 1882 में इटली को शामिल करके ट्रिपल अलायंस। जी हाँ। इनका मकसद क्या था? मुख्य रूप से फ्रांस को अलग थलग रखना और रूस के संभावित खतरे से भी निपटना। बिस्मार्क जर्मनी की सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा सचेत थे। अच्छा, अब इटली की तरफ चलते हैं। यहाँ एकीकरण का सपना देखने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन था? यहाँ नाम आता है ग्यूसेप मेज़ीनी का। एक क्रांतिकारी विचारक थे। जन्म 1807 में हुआ था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने 1831 में यंग इटली नाम का एक गुप्त संगठन बनाया, सीक्रेट सोसाइटी। यंग इटली? हाँ, उनका मानना था कि ईश्वर ने राष्ट्रों को मानवता की प्राकृतिक इकाई बनाया है और इटली को इन छोटे छोटे राज्यों के टुकड़ों में नहीं रहना चाहिए, बल्कि एकजुट होकर एक गणराज्य बनना चाहिए। गणराज्य मतलब वो राजतंत्र नहीं चाहते थे? नहीं, वो एक लोकतांत्रिक गणराज्य चाहते थे, सिर्फ एकीकरण नहीं। लेकिन क्या सिर्फ मेज़ीनी के विचारों से ही एकीकरण हो गया? इसमें और भी लोग शामिल थे शायद, जैसे कावूर और गैरिबाल्डी। हाँ बिल्कुल, मेज़ीनी ने विचारों की जमीन तैयार की, कह सकते हैं, प्रेरणा दी, लेकिन असली राजनीतिक और सैन्य काम दूसरों ने किया। जैसे काउंट कावूर, जो सार्डिनिया पीडमोंट राज्य के बहुत चतुर मुख्यमंत्री थे। और उन्होंने कूटनीति और फ्रांस के साथ गठबंधन के जरिए उत्तरी इटली को जोड़ा। और गैरिबाल्डी एक जोशीले सैन्य नेता थे। उन्होंने अपने रेड शर्ट स्वयंसेवकों के साथ दक्षिण इटली को जीता और फिर उसे सार्डिनिया के राजा को सौंप दिया। रेड शर्ट्स? हाँ, उनके स्वयंसेवक लाल कमीज पहनते थे। तो कहा जा सकता है कि मेज़ीनी का दिल, कावूर का दिमाग और गैरिबाल्डी की तलवार, इन तीनों ने मिलकर इटली को एक किया। हाँ, ये एक अच्छा तरीका है इसे कहने का। हालांकि ये मेज़ीनी के सपनों का गणराज्य नहीं बना, ये सार्डिनिया के राजा के अधीन एक राजतंत्र बना। अच्छा, तो 19वीं सदी में राष्ट्रवाद ने इन देशों को जोड़ा, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में, खासकर पहले विश्व युद्ध के बाद, इटली में राष्ट्रवाद ने एक बिल्कुल अलग, ज्यादा आक्रामक रूप ले लिया, फासीवाद। ऐसा क्यों हुआ? राष्ट्रवाद का ये रूप कैसे बदला? इसके कई कारण थे जो स्रोतों से उभर कर आते हैं। पहला तो पहले विश्व युद्ध के बाद जो वर्साई की संधि हुई, उससे इटली को बड़ी निराशा हाथ लगी। निराशा क्यों? वो तो जीतेले देशों में था। हाँ, लेकिन उन्हें लगा कि जीत के बावजूद उन्हें वो इलाके नहीं मिले जिनके वे हकदार थे, जिनके वादे किए गए थे। दूसरा, युद्ध ने इटली की अर्थव्यवस्था और समाज को बुरी तरह तोड़ दिया था। बेरोजगारी, महंगाई, ये सब चरम पर थी। तीसरा, लोगों का जो उदारवादी लोकतांत्रिक सरकारें थी, उनसे मोहभंग हो रहा था। उन्हें लगता था कि ये सरकारें कमजोर हैं, देश की समस्याओं का हल नहीं कर सकती। और कोई कारण? हाँ, चौथा, रूस की क्रांति के बाद इटली में भी साम्यवाद का डर भर रहा था, खासकर उद्योगपतियों और जमींदारों में। और पांचवा, 1929 की जो वैश्विक आर्थिक मंदी आई, उसने संकट को और गहरा कर दिया। और इसी माहौल का फायदा उठाकर बेनिटो मुसोलिनी सामने आए। हाँ, मुसोलिनी ने इन सब असंतोषों को भुनाया। उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों, राष्ट्रवादियों, व्यवस्था से नाराज लोगों को इकट्ठा करके फांसीवादी पार्टी बनाई। और फिर 1922 में वो रोम पर मार्च। जी, 1922 में उन्होंने अपने हजारों काली कमीज पहने समर्थकों के साथ रोम पर मार्च किया। रोम चलो का नारा दिया। उनका मकसद था राजा विक्टर इमैनुअल III पर दबाव डालकर सत्ता हासिल करना। काली कमीज? गैरिबाल्डी के रेड शर्ट्स थे, इनके ब्लैक शर्ट्स। हाँ, ये उनकी पहचान थी। और राजा ने दबाव मान लिया। उस वक्त इटली में राजनीतिक अस्थिरता बहुत थी। कोई भी पार्टी स्थिर सरकार बनाने की हालत में नहीं थी। फांसीवादियों ने एक माहौल बना दिया था। जैसा मुसोलिनी ने कहा भी था, या तो वे हमें सरकार सौंप दे या हम रोम पर चढ़ाई करके उसे ले लेंगे। अंत में राजा ने मुसोलिनी को ही सरकार बनाने का न्योता दे दिया। ये फांसीवादी विचारधारा आखिर थी क्या? ये उदारवाद या समाजवाद से कैसे अलग थी? देखिए, ये उदारवाद, लोकतंत्र और मार्क्सवादी समाजवाद तीनों को ही खारिज करती थी। तीनों को? हाँ, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता से ज्यादा राज्य की सर्वोच्चता और शक्ति पर जोर देती थी। नेता यानी जूस, जो मुसोलिनी की उपाधि थी, उसका महिमा मंडन किया जाता था। इसमें सब कुछ राज्य के लिए था, राज्य के बाहर या उसके खिलाफ कुछ भी नहीं। एक शब्द आता है राज्य निगमवाद या स्टेट कॉर्पोरेटिज्म। इसका क्या मतलब था? सिद्धांत में इसका मतलब था कि अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए हर उद्योग में मालिक,
मजदूर और फासिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि मिलकर परिषदें बनाएंगे और फैसले लेंगे। सुनने में तो ठीक लगता है। हाँ, सुनने में, लेकिन असलियत में ये अर्थव्यवस्था पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित करने का तरीका था, जिसमें फासिस्ट पार्टी का दबदबा रहता था और मजदूरों के जो स्वतंत्र संगठन थे उन्हें खत्म कर दिया गया था। ये लोकतंत्र की तरफ धीरे धीरे बढ़ने का रास्ता तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक तानाशाही व्यवस्था थी। और इसमें दमनकारी पहलू भी थे, जैसे यहूदियों का उत्पीड़न। हाँ, स्रोतों का विश्लेषण यही दिखाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को राज्य की सुरक्षा के नाम पर कुचला गया, राजनीतिक विरोधियों को बुरी तरह दबाया गया। और भले ही कुछ स्रोत इसे कमतर दिखाने की कोशिश करें, यहूदियों का उत्पीड़न भी इतालवी फांसीवाद का एक हिस्सा था। हालांकि ये बात सही है कि वो हिटलर की जर्मनी जितना भयानक नहीं था। अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए मुसोलिनी ने क्या कुछ ठोस कदम उठाए थे? हाँ, कुछ कदम उठाए। उन्होंने उद्योगों के लिए ये निगम या परिषदें बनाई, अमीरों पर भारी टैक्स लगाएं, फैक्ट्री मालिकों को कर्मचारियों के लिए जीवन बीमा देना अनिवार्य किया। अच्छा। और एक महत्वपूर्ण बात, कारखानों में काम के घंटे घटाकर दिन में 8 तय किए, ना कि 14, जैसा कि कुछ गलत जानकारी में कहा जाता है। तो ये कदम लोक लुभावन भी थे। हाँ, लोक लुभावन भी थे और अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण बढ़ाने वाले भी। और विदेश नीति, उसमें भी आक्रामकता दिखी। बिल्कुल। मुसोलिनी इटली को फिर से पुराने रोमन साम्राज्य जैसा शक्तिशाली बनाना चाहते थे। उनकी विस्तारवादी नीति थी। जैसे उन्होंने 1924 में यूगोस्लाविया से फ्यूम बंदरगाह हासिल किया। 1935 में एबेसिनिया, यानी आज का इथियोपिया, उस पर हमला करके 1936 में उसे जीत लिया। 1939 में अल्बानिया पर कब्जा कर लिया। तो ये साफ तौर पर विस्तारवाद था। जी हाँ। तो संक्षेप में कहें, मुसोलिनी का फासीवाद, जिसके नेता को डूस कहा जाता था, और हिटलर का नाजीवाद, जिसके नेता को फ्यूरर कहते थे, ये दोनों पहले विश्व युद्ध के बाद उभरी अधिनायकवादी राष्ट्रवादी विचारधाराएं थीं। हाँ। जो लोकतंत्र की विरोधी थीं और जिन्होंने दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेला। बिल्कुल, दोनों में समानताएं थीं, लेकिन वे अलग अलग देशों की परिस्थितियों में विकसित हुईं और उनकी अपनी विशिष्टताएं भी थीं। राष्ट्रवाद के इस पूरे सफर में, चाहे वो उदारवादी रहा हो, रोमानितवादी या फिर फासीवादी लोगों तक, इन विचारों को पहुंचाने के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल तो खूब हुआ होगा। यकीनन हुआ होगा। राष्ट्र एक अमूर्त विचार है ना, उसे ठोस रूप देने के लिए, लोगों को उससे जोड़ने के लिए प्रतीकों की जरूरत पड़ती ही है। जैसे कौन से प्रतीक? जैसे 1848 में जर्मनी में उदारवादी राष्ट्रवादियों ने काला, लाल और सुनहरा तिरंगा अपनाया था। हालांकि बाद में राजाओं ने उसे बैन कर दिया था। उगते सूरज की किरणें एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक थीं। बलूत यानी ओक, उसकी पत्तियों का मुकुट वीरता का प्रतीक था। अच्छा, बलूत वीरता का? हाँ, टूटी हुई बेड़ियां आजादी का प्रतीक थीं। तलवार मुकाबले की तैयारी का। लेकिन तलवार पर अगर जैतून की डाली लिपटी हो, तरह बाज छाप कवच जर्मन साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक बना। ये प्रतीक लोगों में एकता और गौरव की भावना जगाते थे। और ये राष्ट्रीय हित दुनिया के मंच पर कैसे टकराए या मिले? मतलब राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद का क्या रिश्ता था? 1904 के हार्दिक समझौते या एंटेंट कॉर्डियल का जिक्र है। हाँ। राष्ट्रवाद अक्सर साम्राज्यवाद से जुड़ जाता है। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोपीय शक्तियों में अपने साम्राज्य फैलाने की होड़ लगी हुई थी। ये उनके राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गया था। इसी माहौल में फिर गठजोड़ भी बन रहे थे एक दूसरे के खिलाफ। 1904 का जो एंटेंट कॉर्डियल था, वो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच हुआ। उसने क्या किया? उसने उनके जो पुराने औपनिवेशिक झगड़े थे उनको सुलझाया। जैसे मिस्र पर ब्रिटेन और मोरक्को पर फ्रांस का अधिकार मान लिया गया। लेकिन इसका एक बड़ा मकसद जर्मनी की बढ़ती ताकत के खिलाफ एकजुट होना भी था। अच्छा, तो ये जर्मनी के खिलाफ था? अप्रत्यक्ष रूप से हाँ। ये दिखाता है कि कैसे राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को तय कर रहे थे और कैसे ये बड़ी शक्तियां धीरे धीरे एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रही थीं। तो ये थी यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की कहानी। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से शुरू होकर जर्मनी और इटली जैसे एकीकृत राष्ट्रों के निर्माण तक, और फिर पहले विश्व युद्ध के बाद फासीवाद जैसे उग्र रूप तक। इसने वाकई यूरोप का नक्शा और उसकी आत्मा दोनों को बदल दिया। बिल्कुल। आज हमने देखा कि कैसे राष्ट्र का विचार गढ़ा गया, कैसे अलग अलग दर्शनों ने उसे प्रभावित किया, कैसे अर्थव्यवस्था और राजनीति ने उसे आकार दिया, और कैसे प्रतीकों ने उसे लोगों के दिलों तक पहुंचाया। इन स्रोतों से गुजरते हुए एक सवाल मन में आता है मेरे। क्या? कि राष्ट्रवाद की इन ऐतिहासिक जड़ों को समझना आज की दुनिया में, जहां राष्ट्रीय पहचान, आप्रवासन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे मुद्दे इतने अहम हैं, हमें कैसे सिखा सकता है?
क्या इतिहास हमें वर्तमान को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और शायद यही वो विचार है जिसके साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ सकते हैं सोचने के लिए कि कल का राष्ट्रवाद आज हमारे लिए क्या मायने रखता है। नमस्कार। आज हम भारत में राष्ट्रवाद के उभार की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरेंगे, खासतौर पर उस दौर पर जब पहला विश्व युद्ध हुआ और उसके बाद फिर खिलाफत, असहयोग और सविनय अवज्ञा जैसे बड़े आंदोलन खड़े हुए। जी बिल्कुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर था ये भारतीय इतिहास का। और हमारे पास इसके लिए स्रोत के तौर पर इतिहास की एक किताब है, भारत में राष्ट्रवाद नाम से। उसी के कुछ खास हिस्सों पर हम आज बात करेंगे। हाँ, ये एनसीईआरटी की किताब है और इसमें काफी अच्छे से इन घटनाओं को समेटा गया है। तो हमारा मकसद आज ये है कि इस किताब के जरिए स्वतंत्रता संग्राम के इन अहम पड़ावों को, उनके पीछे जो सोच थी, जो विचार थे और उनका क्या असर हुआ, उसको बारीकी से समझें। कोशिश रहेगी कि सिर्फ तथ्य न दोहराएं बल्कि उनके मायने को पकड़ें। बिल्कुल, समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब कैसे जुड़ा हुआ था। महसूस किया गया। किताब के मुताबिक सबसे पहला और सीधा असर तो पड़ा सरकारी खर्च पर, रक्षा बजट पर, है ना? हाँ बिल्कुल, रक्षा खर्च में भारी बढ़ोतरी हुई। और देखिए, बात सीधी सी है, ये बढ़ा हुआ खर्च कहीं ना कहीं से तो निकालना था। तो नतीजा ये हुआ कि युद्ध के नाम पर भारी कर्ज लिए गए। अच्छा। आम लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ाया गया। बाहर से जो सामान आता था उस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई और यहीं पहली बार इनकम टैक्स भी लगाया गया। तो इसने ना देश में एक नई तरह की आर्थिक और राजनीतिक बेचैनी पैदा कर दी। और महंगाई का क्या हाल था? किताब में जिक्र है कि 1913 से 1918 के बीच, मतलब युद्ध के सालों में, कीमतें लगभग दोगुनी हो गईं। दुगुनी? आप सोचिए जरा, आम आदमी की तो कमर ही टूट गई होगी। मुश्किलें कई गुना बढ़ गईं और इसके साथ ही व्यापार का संतुलन भी गड़बड़ा गया। वो कैसे? भारत से जो सामान बाहर जाता था, मतलब निर्यात, वो कम हो गया। तो व्यापार में घाटा होने लगा और गांवों पर एक और मार पड़ी। जबरन भर्ती वाली? हाँ बिल्कुल, लोगों को जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जाने लगा। किताब में इसे जबरन भर्ती कहा गया है और जाहिर है इससे गांव देहात में सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा पनप रहा था। और जैसे इतना काफी न हो, उसी वक्त मौसम की मार भी पड़ी। 1918-19 और फिर 1920-21 में फसलें खराब हो गईं और साथ ही इन्फ्लुएंजा मतलब फ्लू की भयानक महामारी फैल गई। जी, और इसके नतीजे बहुत बहुत गंभीर हुए। खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत हो गई। हालात कितने बुरे थे इसका अंदाजा आप 1921 की जनगणना के आंकड़ों से लगा सकते हैं। किताब बताती है कि अकाल और महामारी की वजह से करीब 120 से 130 लाख लोगों की मौत हुई। 120 से 130 लाख? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ा मानवीय संकट था। इसने ब्रिटिश राज की, कह सकते हैं, नींव को हिलाकर रख दिया और लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा कि क्या ये सरकार वाकई उनके लिए है। तो एक तरफ देश के अंदर ये सब चल रहा था, उथल-पुथल मची थी, और दूसरी तरफ भारत के बाहर भी आजादी की कोशिशें हो रही थीं, जैसे 1913 में अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तान गदर पार्टी बनी। हाँ, और किताब में बताया गया है कि बाबा सोहन सिंह भाखना को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ये दिखाता है कि ब्रिटिश राज के खिलाफ जो लड़ाई थी वो सिर्फ भारत की जमीन पर नहीं थी। दुनिया के अलग अलग कोनों में जो भारतीय बसे थे वो भी इसमें अपना योगदान दे रहे थे। एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रवादी चेतना का बढ़ना था। और फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं और वो अपने साथ एक नया विचार, एक नया हथियार लेकर आते हैं, सत्याग्रह। क्या था ये सत्याग्रह? मतलब सिर्फ अनशन या धरना प्रदर्शन या कुछ और? ये बहुत अहम सवाल है और इसे समझना जरूरी है। गांधी जी के लिए सत्याग्रह महज, जिसे कहते हैं, निष्क्रिय प्रतिरोध या पैसिव रेजिस्टेंस नहीं था। किताब में साफ लिखा है वो इसे कमजोरों का हथियार मानते थे। अच्छा। उनके लिए सत्याग्रह एक सक्रिय प्रतिरोध था, एक्टिव रेजिस्टेंस। इसका आधार था सत्य की शक्ति और अहिंसा, मतलब शारीरिक बल की जगह आत्मबल का प्रयोग। मकसद था कष्ट सहकर, बिना हिंसा किए, जो जुल्म कर रहा है उसकी अंतरात्मा को जगाना, उसे सच्चाई का एहसास कराना। और इसके लिए देखिए, बहुत मजबूत इच्छा शक्ति और सक्रियता की जरूरत थी। सुनने में तो ये बहुत क्रांतिकारी लगता है। भारत में इन्होंने सबसे पहले इसे कहाँ आजमाया? पहला बड़ा प्रयोग हुआ 1917 में बिहार के चंपारण जिले में। किताब के मुताबिक राजकुमार शुक्ल नाम के एक स्थानीय किसान थे।
उन्होंने गांधी जी को वहां बुलाया था। मुद्दा क्या था वहां? मुद्दा था नील की खेती करने वाले किसानों का शोषण। अंग्रेज बागान मालिक उनसे जबरदस्ती नील उगवाते थे और उनका हक मारते थे। तो गांधी जी वहां गए, हालात को समझा और फिर किसानों को इस दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करने के लिए संगठित किया, प्रेरित किया। तो चंपारण सत्याग्रह ये भारत में उनका पहला बड़ा कदम था। हाँ, और इसके फौरन बाद गुजरात में खेड़ा और अहमदाबाद में भी उन्होंने सत्याग्रह किया। हाँ, सिलसिला रुका नहीं। 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसान मुश्किल में थे। फसल खराब हो गई थी, ऊपर से प्लेग की महामारी फैली हुई थी, लेकिन सरकार लगान माफ करने को तैयार नहीं थी। तो गांधी जी वहां भी पहुंचे? जी, गांधी जी ने यहां भी किसानों के पक्ष में सत्याग्रह का नेतृत्व किया, लगान में राहत की मांग की। और अहमदाबाद में क्या मामला था? उसी साल 1918 में ही गांधी जी अहमदाबाद पहुंचे। अब यहां मुद्दा किसानों का नहीं था, यहां सूती कपड़ा मिलों में काम करने वाले मजदूरों का मामला था। वो बेहतर मजदूरी और काम करने की बेहतर स्थितियों की मांग कर रहे थे। गांधी जी ने उनके समर्थन में भी सत्याग्रह आंदोलन चलाया। और किताब ये भी इशारा करती है कि इन्हीं शुरुआती आंदोलनों के दौरान ही गांधी जी का संपर्क कई बड़े नेताओं से हुआ, जैसे बाबू राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये लोग आगे चलकर आजादी की लड़ाई के बड़े चेहरे बने। तो एक तरफ गांधी जी अहिंसा और सत्याग्रह से लोगों को जोड़ रहे थे और दूसरी तरफ ब्रिटिश हुकूमत का रवैया और सख्त होता जा रहा था। 1919 का रॉलेट एक्ट ये इसी का उदाहरण है। ऐसा क्या था इस कानून में कि पूरे देश में इतना गुस्सा भड़का? देखिए, ये वाकई एक काला कानून था। किताब में भी इसका जिक्र है कि भारतीय सदस्यों ने इसका जबरदस्त विरोध किया था, लेकिन फिर भी अंग्रेज सरकार ने इसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से जल्दबाजी में पास करवा दिया। असल में यह कानून सरकार को बेपनाह ताकत देता था। वो किसी भी राजनीतिक गतिविधि को कुचल सकती थी। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि पुलिस बिना मुकदमा चलाए सिर्फ शक के आधार पर किसी भी भारतीय को 2 साल तक जेल में डाल सकती थी। 2 साल बिना मुकदमे के? हाँ, ये तो मतलब बुनियादी नागरिक अधिकारों का गला घोटने जैसा था। और इसी अन्याय के खिलाफ गांधी जी ने फिर देशव्यापी हड़ताल और अहिंसक नागरिक अवज्ञा का आह्वान किया 6 अप्रैल 1919 से। जे योजना तो अहिंसक विरोध की ही थी, लेकिन माहौल बहुत तनावपूर्ण था। और फिर आया 13 अप्रैल 1919 का वो दिन, बैसाखी का दिन, अमृतसर का जलियांवाला बाग। वहां हजारों लोग जमा हुए थे। कुछ लोग तो सालाना बैसाखी मेला देखने आए थे और काफी लोग रॉलेट एक्ट जैसे दमनकारी कानून का शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए भी इकट्ठे हुए थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि क्या होने वाला है। और तभी जनरल डायर अपनी फौज लेकर वहां पहुंच गया। बिल्कुल, जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ बाग में घुसा और उसने क्या किया? बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद करवा दिए। फिर बिना किसी चेतावनी के उसने अपने सिपाहियों को निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे गए, हजारों जख्मी हुए। ये भारतीय इतिहास का एक ऐसा जख्म है जो शायद कभी नहीं भर सकता। इसने ब्रिटिश राज के क्रूर चेहरे को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। इस भयानक हत्याकांड का असर भी बहुत गहरा हुआ होगा। जैसा कि किताब में बताया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने तो विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि ही लौटा दी थी। हाँ, बिल्कुल। पूरे देश में शोक और गुस्से की लहर दौड़ गई। चारों तरफ से जब दबाव पड़ा तो ब्रिटिश सरकार ने इस नरसंहार की लीपापोती करने के लिए एक जांच आयोग बनाया, हंटर कमीशन। लेकिन जाहिर है उसकी रिपोर्ट से किसी को कोई संतुष्टि नहीं मिली। इस घटना ने स्वतंत्रता संग्राम की आग को और भड़का दिया। जलियांवाला बाग की उस भयावहता ने शायद गांधी जी को सोचने पर मजबूर किया होगा कि अब कुछ और बड़े पैमाने पर करने की जरूरत है। यहीं से असहयोग आंदोलन का विचार और मजबूत हुआ होगा। पर क्या ये विचार उन्होंने उसी वक्त गढ़ा था? नहीं, ये विचार उनके जहन में पहले से ही पकड़ा था। किताब हमें याद दिलाती है कि गांधी जी ने 1909 में ही अपनी मशहूर किताब हिंद स्वराज में ये बात कह दी थी। उन्होंने कहा था कि भारत में अंग्रेजी राज इसलिए कायम है क्योंकि भारतीय उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो अंग्रेजी हुकूमत साल भर के अंदर ढह जाएगी और स्वराज आ जाएगा। अच्छा, मतलब असहयोग का मूल विचार यहीं से आया। अवध के किसान आंदोलन का इसमें क्या रोल था? बिल्कुल, असहयोग की लहर गांवों तक भी पहुंची। किताब में अवध किसान सभा का जिक्र आता है। इसकी स्थापना 1920 में बाबा रामचंद्र दास ने की थी। बाबा रामचंद्र के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि वो पहले फिजी में गिरमटिया मजदूर रह चुके थे, मतलब अनुबंधित श्रमिक।
तो उन्हें शोषण का सीधा अनुभव था। उन्होंने अवध के किसानों को उन ताल्लुकदारों और जमींदारों के खिलाफ एकजुट किया जो उनसे बेहिसाब लगान और तरह तरह के अवैध कर वसूलते थे। प्रतापगढ़ जिले का खरगांव इस किसान आंदोलन का एक बड़ा केंद्र बन गया था और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता भी इस दौरान अवध के गांवों में गए और उन्होंने किसानों की समस्याओं को समझने की कोशिश की। और किसानों ने विरोध के कुछ अपने अनोखे तरीके भी इजाद किए थे, जैसे नाई धोबी बंद। ये क्या था? हाँ, ये सामाजिक बहिष्कार का एक बड़ा दिलचस्प तरीका था। पंचायतें मिलकर ये फैसला करती थीं कि जमींदारों और उनके आदमियों को नाइयों और धोबियों की सेवाएं नहीं दी जाएंगी। ये उन पर दबाव बनाने का एक अहिंसक लेकिन काफी असरदार तरीका था। इससे पता चलता है कि आंदोलन कैसे जमीनी स्तर पर स्थानीय रूप ले रहा था। इसी तरह का एक और महत्वपूर्ण किसान आंदोलन गुजरात के बारदोली में हुआ था, जिसने वल्लभ भाई पटेल को सरदार बना दिया। हाँ बिल्कुल, 1928 में गुजरात के बारदोली तालुका में सरकार ने लगान काफी बढ़ा दिया था। वल्लभ भाई पटेल ने किसानों की तरफ से इस बढ़ोतरी के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। उनका नेतृत्व इतना कुशल था और आंदोलन इतना सफल रहा कि सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा। किताब बताती है कि इसी बारदोली सत्याग्रह की कामयाबी से खुश होकर वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी और ये उपाधि फिर हमेशा के लिए उनके नाम के साथ जुड़ गई। ये तो क्षेत्रीय आंदोलन थे, लेकिन क्या किसानों के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की भी कोई कोशिश हुई उस दौर में? हाँ, धीरे धीरे ये जरूरत महसूस की जाने लगी कि किसानों की समस्याओं के लिए एक अखिल भारतीय मंच होना चाहिए। इसी सोच के साथ, जैसा कि किताब में उल्लेख है, अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। शुरुआत में इसका नाम अखिल भारतीय किसान कांग्रेस था। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके पहले अध्यक्ष बने और एन.जी. रंगा महासचिव चुने गए। बिहार में भी किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती ही कर रहे थे। अच्छा, अब असहयोग के बाद हम स्वतंत्रता संग्राम के एक और अहम पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसकी शुरुआत के पीछे साइमन कमीशन का बड़ा हाथ माना जाता है। हाँ, साइमन कमीशन एक बड़ी, कह सकते हैं, तात्कालिक वजह बना। 1927 में ब्रिटेन की सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों पर सुझाव देने के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया। पेच ये था कि 7 सदस्यों वाले आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सब के सब अंग्रेज थे। एक भी भारतीय नहीं? जी हाँ, किताब इसे साफ तौर पर रेखांकित करती है। जाहिर है, भारत में इसे एक राष्ट्रीय अपमान के तौर पर देखा गया और इसका जबरदस्त विरोध हुआ। 3 फरवरी 1928 को जब ये कमीशन भारत पहुंचा तो पूरे देश में साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारों और काले झंडों से उसका स्वागत हुआ। इसी दौर में हम ये भी देखते हैं कि भारत का व्यापारी वर्ग भी संगठित हो रहा था। वो भी राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका तलाश रहा था। बिल्कुल, पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने अच्छा मुनाफा कमाया था। उनकी आर्थिक ताकत बढ़ी थी। अब वो अपने कारोबारी हितों की रक्षा के लिए और सरकारी नीतियों में अपनी बात रखने के लिए संगठित होना चाहते थे। इसी मकसद से 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस बनी और फिर 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ यानी फिक्की का गठन हुआ। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जी.डी. बिड़ला जैसे बड़े नाम इसमें शामिल थे। राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर इनका क्या नजरिया था? किताब के अनुसार ये जो बड़े उद्योगपति थे, इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजी नियंत्रण का विरोध किया। उन्हें लगता था कि जो औपनिवेशिक पाबंदियां हैं वो उनके व्यापार के विकास में रुकावट डाल रही हैं। इसलिए शुरुआत में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन भी किया। आर्थिक मदद भी दी? हाँ, आंदोलन को आर्थिक मदद भी दी और विदेशी माल खरीदने या बेचने से भी इनकार कर दिया। उनके लिए स्वराज का मतलब एक ऐसा दौर था जहां कारोबार पर, व्यापार पर कोई सरकारी रोक-टोक ना हो और वो बिना रुकावट के फल फूल सकें। और कांग्रेस ने भी इसी समय एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक कदम उठाया, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य तय किया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का सालाना अधिवेशन हुआ। अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। ये अधिवेशन एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसी में पहली बार पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। मतलब अब डोमिनियन स्टेटस नहीं, पूरी आजादी। बिल्कुल, मुकम्मल आजादी और साथ ही राष्ट्रीय एकता का प्रस्ताव पास हुआ। और यह भी तय हुआ कि हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा ताकि लोगों में आजादी का जज्बा हमेशा बना रहे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, खासकर गांधी जी का नमक सत्याग्रह जो दांडी मार्च था, उसने पूरे देश को आंदोलित कर दिया। लेकिन फिर 1931 में गांधी-इरविन समझौता हो गया। इससे आंदोलन पर क्या असर पड़ा? हाँ, 5 मार्च 1931 को
गांधी जी और उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ। इसे गांधी इरविन पैक्ट या समझौता कहते हैं। इसके तहत गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से भाग लेने पर सहमति जताई और बदले में सरकार ने राजनीतिक बंदियों को, मतलब जिन पर हिंसा का आरोप नहीं था, उन्हें रिहा करने का वादा किया। तो इससे सविनय अवज्ञा आंदोलन कुछ समय के लिए स्थगित हो गया। किताब इस बात पर भी ध्यान दिलाती है कि इसी दौर में गांधी जी के आग्रह पर महिलाओं की स्थिति सुधारने के काम को भी कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रमों का एक अहम हिस्सा माना गया। हमने देखा ही था कि नमक सत्याग्रह के दौरान कैसे हजारों औरतें घर की चारदीवारी लांघकर सड़कों पर उतरी थी और आंदोलन में सक्रिय रही थी। ये तो हुई राजनीतिक और आर्थिक लड़ाई की बातें, लेकिन राष्ट्रवाद सिर्फ आंदोलनों और विरोध प्रदर्शन से ही तो नहीं बनता। इसमें संस्कृति, साहित्य, कला, प्रतीक, इन सब का भी बड़ा हाथ होता है। जैसे भारत माता की छवि का बनना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राष्ट्रवाद एक भावना भी है, एक एहसास है, और इस भावना को जगाने और जोड़ने के लिए प्रतीकों की जरूरत होती है। तो भारत की पहचान को एक देवी या मां के रूप में देखने की शुरुआत हुई, जिसे भारत माता कहा गया। किताब बताती है कि इसका श्रेय काफी हद तक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को जाता है। उन्होंने 1870 के दशक में अपनी मातृभूमि की वंदना में वंदे मातरम गीत लिखा। वंदे मातरम? हाँ, जिसे बाद में उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया, जो 1882 में आया। और बंगाल में जब स्वदेशी आंदोलन हुआ 1905 में, तब ये गीत बेहद लोकप्रिय हुआ और धीरे धीरे पूरे देश में देशभक्ति का तराना बन गया। और अवनींद्रनाथ टैगोर की बनाई वो भारत माता की पेंटिंग, उसका भी इसमें अहम योगदान रहा। हाँ, बिल्कुल। स्वदेशी आंदोलन से ही प्रेरणा लेकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने लगभग 1905 में भारत माता की एक बहुत प्रसिद्ध तस्वीर बनाई। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया है। वो शांत हैं, गंभीर हैं, उनके चेहरे पर एक आध्यात्मिक तेज है। ये तस्वीर भी राष्ट्रवाद का एक बहुत ताकतवर प्रतीक बन गई। इसने लोगों को एक साझा मां की कल्पना से जोड़ा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में किताब एक और दिलचस्प बात कहती है कि वो नरम दल वालों की याचिका नीति से सहमत नहीं थे और उन्हें उग्र राष्ट्रवादियों का पुरोधा, मतलब अग्रदूत माना जा सकता है। हाँ, ऐसा उल्लेख मिलता है। किताब कहती है कि उन्होंने प्रेरणा के लिए महाभारत की ओर देखा और आनंद मठ जैसे उपन्यास उन्होंने अपनी विचारधारा को व्यक्त करने के लिए लिखे। उनका जो धर्मराज्य का विचार था, यानी न्याय पर आधारित राज, उसने जुझारू या उग्र राष्ट्रवादियों को काफी प्रेरित किया। उन्होंने कृष्ण के जरिए एक ऐसे संयुक्त भारत की कल्पना पेश की जो बुराई का नाश करके धर्मराज्य स्थापित करेगा। और फिर गांधी जी ने भी आंदोलन को एक दृश्य प्रतीक दिया, स्वराज का झंडा। बिल्कुल। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। ये तिरंगा झंडा था, सफेद, हरा और लाल रंग का, और इसके बीच में चरखा बना हुआ था। चरखा स्वावलंबन का प्रतीक। हाँ, गांधी जी के लिए चरखा आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का प्रतीक था। ये झंडा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष और अपनी पहचान का एक निशान बन गया। तो ये गीत, ये तस्वीर, ये झंडा, इनका असल महत्व क्या था? ये सिर्फ कला या प्रतीक भर थे या इनका कुछ गहरा असर था? नहीं, इनका बहुत गहरा असर था। ये सब चीजें सामूहिक अपनेपन का भाव जगाने के शक्तिशाली साधन थे। देखिए, राष्ट्रवाद तभी मजबूत होता है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे सब एक हैं। उनका इतिहास, उनकी संस्कृति, उनकी नियति सब एक है। तो वंदे मातरम ने लोगों को एक आवाज दी, भारत माता की तस्वीर ने एक चेहरा दिया और स्वराज के झंडे ने एक पहचान दी। इन प्रतीकों ने अलग अलग भाषा, धर्म और क्षेत्र के लोगों को एक राष्ट्र के तौर पर जोड़ने में मदद की और उन्हें आज़ादी के साझा मकसद के लिए मिलकर लड़ने की प्रेरणा दी। किताब इन तीनों को, पेंटिंग, उपन्यास और झंडे को, उस दौर में राष्ट्रवाद से जुड़ी चिंताओं और उम्मीदों को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत मानती है। तो आज हमने इस किताब के आईने में देखा कि कैसे पहले विश्व युद्ध की जो आर्थिक मार थी, उसने भारत में असंतोष का एक ऐसा बीज बोया जिसने राष्ट्रवाद की फसल को बढ़ने में मदद की, और कैसे गांधी जी के सत्याग्रह के विचार ने आज़ादी की लड़ाई को न सिर्फ एक नया हथियार दिया बल्कि एक नैतिक बल भी प्रदान किया। हाँ, और हमने रॉलेट एक्ट जैसे काले कानूनों और जलियांवाला बाग जैसे वहशी नरसंहारों के खिलाफ जो जन आक्रोश उठा, उसको महसूस किया।
और ये भी समझा कि कैसे किसान, मजदूर, व्यापारी, महिलाएं, समाज के अलग अलग तबके अपनी अपनी वजहों और अपनी अपनी उम्मीदों के साथ इस बड़ी लड़ाई का हिस्सा बनते चले गए। और ये भी जानना कि राष्ट्रवाद सिर्फ सड़कों पर होने वाली लड़ाई नहीं है, ये दिलों में भी जगाया जाता है, गीतों से, तस्वीरों से, प्रतीकों से, जो एक साझा पहचान बनाते हैं और लोगों को एक सूत्र में पिरोते हैं। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल शायद जहन में उभरता है, जिस पर हमारे सुनने वाले भी शायद सोचना चाहें, कि ये जो शुरुआती आंदोलन थे, ये संघर्ष थे, जो कामयाबियां मिली, जो नाकामियां हाथ लगीं, और उस दौर में जो विचार जन्मे, उनका असर आज के भारत पर, हमारी आज की राजनीति और हमारे समाज पर किस तरह से दिखाई देता है? क्या उस दौर की गूंज आज भी सुनाई देती है? कौन सी बहसें हैं, कौन से मुद्दे हैं जो तब शुरू हुए थे और किसी न किसी रूप में आज भी हमारे सामने खड़े हैं? इस पर विचार करना काफी दिलचस्प होगा। बिल्कुल, सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है। नमस्कार। आज हम इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों को पलटेंगे जहां आजीविका, अर्थव्यवस्था और समाज की कहानियां छिपी हुई। खासकर पिछले कुछ सदियों के जो बड़े वैश्विक बदलाव हुए हैं, उन पर गौर करेंगे। हमारे पास एनसीईआरटी इतिहास की किताबों के कुछ अंश हैं और साथ ही आप जानते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल और उनके जवाब भी हैं। तो ये समझिए कि एक तरह से चुने हुए मोती हैं जानकारी के। बिल्कुल, और हमारा इरादा है इन मोतियों को पिरोकर एक माला बनाना। हम देखेंगे कि उपनिवेशवाद, विश्व युद्ध, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब श्रम का प्रवाह, और एक वैश्विक अर्थव्यवस्था का बनना, इन सब ने मिलकर दुनिया को वो शक्ल कैसे दी जिसमें हम आज जी रहे हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। 16वीं सदी की एक घटना वाकई चौंकाने वाली है। अमेरिका में चेचक का फैलना। ये सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, इसने तो क्या कहते हैं, इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। हाँ, ये बहुत अहम बात है, क्योंकि अमेरिकी महाद्वीप वो लाखों साल तक बाकी दुनिया से कटा रहा, तो वहाँ के लोगों में यूरोप से आई इस नई बीमारी चेचक से लड़ने की कोई शारीरिक क्षमता ही नहीं थी। मतलब इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा, इसने वहाँ की आबादी के बड़े हिस्से को खत्म कर दिया। हम अक्सर सोचते हैं कि यूरोपीय सेनाएं सिर्फ अपनी तलवार और बंदूकों के दम पर जीतीं, पर सच तो ये है कि स्पेनिश विजेताओं के सबसे खतरनाक हथियार वो चेचक जैसे कीटाणु थे, जो अनजाने में उनके साथ अमेरिका पहुंचे और यूरोपीय जीत को आप कह सकते हैं बहुत आसान बना दिया। बाप रे, यानी जीत सिर्फ हथियारों से नहीं, बीमारियों से भी तय हुई। अच्छा, अब 19वीं सदी पर आते हैं। मतलब मोटा मोटा 1815 से 1914 का दौर। ये दौर भी बड़े उथल पुथल का था। एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद तेजी से फैल रहा था, जबकि यूरोप खुद लोकतंत्र और उदारवाद जैसी नई सोच अपना रहा था। ये कैसा विरोधाभास है? ये उस दौर की जटिलता को दिखाता है। देखिए, एक तरफ यूरोप में राष्ट्र बन रहे थे, नई तकनीकें आ रही थीं, खेती, उद्योग, ट्रांसपोर्ट, व्यापार, सब में जबरदस्त विकास हो रहा था। लेकिन इसी विकास ने एक होड़ भी पैदा कर दी। होड़? किस तरह की होड़? ज्यादा संसाधनों की, ज्यादा कच्चे माल की और अपने बने सामान के लिए नए बाजारों की जरूरत बढ़ी। और इसी जरूरत ने यूरोपियन ताकतों को एशिया और अफ्रीका की तरफ धकेला, जहां उन्होंने अपने उपनिवेश बनाए। तो यूरोप का अंदरूनी विकास और बाहरी विस्तार, ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चल रही थीं एक तरह से। अच्छा, अफ्रीका की बात आई तो डॉक्टर लिविंगस्टन का नाम भी स्रोतों में है। वो वहां मिशनरी काम के लिए गए थे और उन्होंने अपनी सरकार से मदद भी मांगी थी। हाँ, डॉक्टर डेविड लिविंगस्टन स्कॉटलैंड के थे, डॉक्टर बने और फिर लंदन मिशनरी सोसाइटी से जुड़कर अफ्रीका चले गए। करीब 30 साल उन्होंने वहां बिताए। उनका मकसद सिर्फ दवा देना नहीं था, बल्कि पश्चिमी सभ्यता और ईसाई धर्म का प्रसार करना भी था। तो मतलब धर्म और राजनीति जुड़ रहे थे। बिल्कुल। उनका मानना था कि ये अफ्रीका के हित में है और इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से हस्तक्षेप करने, यानी एक तरह से राजनीतिक दखल देने का भी आग्रह किया था। ये दिखाता है कि कैसे धर्म, व्यापार और राजनीति वो उपनिवेशवाद के दौर में आपस में जुड़े हुए थे। अब अगर भारत पर उपनिवेशवाद के असर को देखें तो स्रोतों में साफ लिखा है कि कुछ भारतीय उद्योग तो पूरी तरह तबाह हो गए, जैसे खांडसारी मतलब चीनी उद्योग और जहाज बनाने का काम। बिल्कुल सही कहा। 18वीं सदी के मध्य तक आते आते जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी यूरोपीय कंपनियों की पकड़ मजबूत होती गई, भारतीय व्यापारियों की हालत पतली होने लगी। इन कंपनियों ने क्या किया कि स्थानीय नवाबों और राजाओं से व्यापार में छूट हासिल कर ली
और धीरे धीरे अपना दबदबा बना लिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि सूरत जैसे पुराने बड़े और मशहूर बंदरगाह, जहां से कभी करोड़ों का व्यापार होता था, वो पिछड़ने लगे। स्रोत बताते हैं कि 17वीं सदी के अंत में सूरत से सालाना निर्यात जहां 1.6 करोड़ रुपए का था, वहीं 1740 के दशक तक ये घटकर सिर्फ 30 लाख रुपए रह गया था। ओह, इतना ज्यादा, मतलब भारी गिरावट। जी हाँ, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका असर स्थानीय कारीगरों, व्यापारियों और बैंकरों पर क्या पड़ा होगा। कई तो दिवालिया हो गए। लेकिन क्या ये असर सब पर एक जैसा था? क्या भारत में हर कोई अंग्रेजों के आने से परेशान था? स्रोत तो कुछ और इशारा करते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। और यही उपनिवेशवाद की एक और जटिलता है। हर सामाजिक वर्ग पर इसका असर अलग अलग था। आप देखिए, बड़े जमींदार, साहूकार या समाज के वो तबके जिन्हें अंग्रेजों के आने से किसी न किसी तरह का फायदा दिख रहा था, वो अक्सर उनके साथ खड़े नजर आते थे। अच्छा, इसीलिए शायद कहा गया कि ये स्थानीय लोगों के सहयोग पर आधारित था। हाँ, कुछ हद तक। इसीलिए कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भारत में ब्रिटिश राज सिर्फ ताकत के बल पर नहीं, बल्कि कुछ हद तक देशजों के सहयोग पर भी टिका था। दूसरी तरफ किसान, मजदूर, छोटे कारीगर, इन पर बोझ बढ़ता गया, उनकी हालत खराब होती गई। पारंपरिक हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग उजड़ गए, जिसे इतिहासकार व्यय औद्योगीकरण कहते हैं। हाँ, व्यय औद्योगीकरण पर अमिया बागची, जे कृष्णमूर्ति जैसे इतिहासकारों ने काफी लिखा है। लेकिन एक और नजरिया भी है ना? कुछ अलग राय भी है। बिल्कुल। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर तीर्थंकर रॉय जैसे कुछ इतिहासकारों का मानना है कि तस्वीर इतनी सीधी भी नहीं है। उनका तर्क है कि पारंपरिक भारतीय उद्योग पूरी तरह नष्ट नहीं हुए, उनमें एक तरह का लचीलापन था और उन्होंने बदलते वक्त के साथ खुद को किसी हद तक ढालने की कोशिश भी की। तो ये दोनों नजरिए हमें दिखाते हैं कि इतिहास को समझना कितना जरूरी है, अलग अलग दृष्टिकोणों से। और ऐसा नहीं कि भारतीय व्यापारियों ने इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने अपने हितों की रक्षा के लिए संगठन भी बनाए। जैसे 1920 में भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस और फिर 1927 में FICCI यानी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ की स्थापना हुई। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम थे। इन संगठनों के जरिए भारतीय व्यापारी और उद्योगपति अपनी आवाज उठा रहे थे। वो सरकार से आयात पर लगने वाले टैक्स, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी, को बदलने की मांग कर रहे थे ताकि विदेशी माल से मुकाबला किया जा सके। वो रुपये और ब्रिटिश पाउंड की विनिमय दर को लेकर भी अपनी बात रख रहे थे, क्योंकि इसका सीधा असर उनके व्यापार पर पड़ता था। यूरोप की ये औपनिवेशिक ताकतें आपस में भी तो टकराती होंगी। जाहिर है, संसाधन तो सीमित थे। इनके बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण तो वही था, ज्यादा से ज्यादा संसाधनों और बाजारों पर कब्जा करना। 19वीं सदी के अंत तक औद्योगिक क्रांति के बाद कच्चे माल की भूख और तैयार माल बेचने का दबाव बहुत बढ़ गया था। तो ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल, ये सब एशिया और अफ्रीका में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थे। तो ये सिर्फ व्यापारिक मुकाबला नहीं था? नहीं, ये राजनीतिक और सैनिक वर्चस्व की लड़ाई भी थी। भारत में ही देखिए, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ाइयां हुई, अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच संघर्ष हुआ। ये सब उसी बड़ी औपनिवेशिक होड़ का हिस्सा था। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत बताते हैं कि ऑस्ट्रिया हंगरी जैसी यूरोपीय ताकतें इस औपनिवेशिक दौड़ में उतनी शामिल नहीं थीं। अच्छा, अब भारत में ब्रिटिश राज की कुछ और असर भी दिखते हैं, जैसे जंगलों का कटना, रेलवे लाइनों का बिछना और कुछ खास फसलों, मतलब कमर्शियल क्रॉप्स को ज्यादा उगाया जाना। क्या ये सब भी औपनिवेशिक हितों से जुड़ा था? सीधा जुड़ा था। एक बहुत रोचक तथ्य स्रोत सामने लाते हैं। ओक यानी बलूत के जंगल 19वीं सदी में भारत में नहीं बल्कि इंग्लैंड में खत्म हो रहे थे। इंग्लैंड में? हाँ, ब्रिटिश शाही नौसेना को अपने जहाजों के लिए मजबूत लकड़ी चाहिए थी और इंग्लैंड में ओक की लकड़ी कम पड़ने लगी। तब उनकी नज़र भारत के जंगलों पर पड़ी। उन्होंने यहाँ के जंगलों का सर्वे किया और बड़े पैमाने पर लकड़ी इंग्लैंड भेजना शुरू कर दिया। इसी जरूरत ने भारत में निर्वनीकरण यानी जंगलों की कटाई को बढ़ाया। और रेलवे का विस्तार भी मुख्य रूप से इन्हीं संसाधनों को बंदरगाहों तक पहुंचाने और सेना को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया गया। और जहां तक फसलों की बात है, अंग्रेजों ने किसानों को खाद्य फसलें जैसे गेहूं, चावल छोड़कर नील, कपास, अफीम जैसी नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया। क्यों? क्योंकि इनकी जरूरत ब्रिटेन के कारखानों को थी। इससे कई बार अकाल की स्थिति और गंभीर हो जाती थी।
19वीं सदी में एक संरक्षणवादी नीति का भी जिक्र है, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। ये क्या थी? संरक्षणवाद का मतलब है अपने घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना। इस नीति के तहत कई देश, खासकर यूरोप और अमेरिका में, बाहर से आने वाले सामान पर भारी टैक्स मतलब इंपोर्ट ड्यूटी लगा देते थे ताकि विदेशी माल देश के बाजार में महंगा हो जाए और लोग स्थानीय कंपनियों का बना सामान खरीदें। ये एक तरह से मुक्त व्यापार के विचार के उलट था, जहां सामान बिना रोक-टोक या कम टैक्स के सीमाओं के आर-पार आ जा सकता था। और अगर उपनिवेशवाद को बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में समझना हो तो मोटे तौर पर उपनिवेशवाद का मतलब है जब एक ताकतवर देश किसी दूसरे देश पर कब्जा करके उस पर सीधे तौर पर अपना शासन चलाता है और उसके संसाधनों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता है। ये साम्राज्यवाद का ही एक तरीका है। आजकल एक शब्द और चलता है, नव उपनिवेशवाद, नियो कोलोनियलिज्म। अच्छा, वो क्या है? इसमें कोई देश सीधे कब्जा तो नहीं करता, लेकिन व्यापार समझौतों, कर्जों या दूसरी आर्थिक नीतियों के जरिए दूसरे, खासकर कमजोर देशों की अर्थव्यवस्था और फैसलों को प्रभावित करता है। समझ गया। उपनिवेशवाद के इस दौर में लोगों की आवाजाही भी खूब हुई। एक खास तरह की व्यवस्था का जिक्र बार बार आता है, अनुबंधित श्रम यानी इंडेंचर्ड लेबर। ये क्या था और भारत में कब शुरू हुआ? हाँ, ये एक तरह का एग्रीमेंट या अनुबंध था। इसके तहत मजदूरों को एक तय समय के लिए, अक्सर 5 साल होता था, भारत से ब्रिटिश उपनिवेशों जैसे मॉरिशस, गुयाना, फिजी, त्रिनिदाद, मलेशिया में काम करने के लिए ले जाया जाता था। स्रोत बताते हैं कि ये व्यवस्था भारत में 1834 के आसपास शुरू हुई और करीब 1920 तक चलती रही। और इनसे काम क्या लिया जाता था? इन मजदूरों से मुख्य रूप से गन्ने, रबर, चाय के बागानों में या खदानों में काम लिया जाता था। जहाज़ों में भरकर हर धर्म, जाति, लिंग के लोगों को इन दूर दराज के देशों में ले जाया गया। ये लोग भारत में कहाँ से आते थे? क्या कोई खास इलाके थे? हाँ, ज्यादातर ये मजदूर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के उन इलाकों से आते थे जहाँ गरीबी ज्यादा थी, जमीन उपजाऊ नहीं थी या सूखा पड़ता था। कई बार लोग बेहतर जिंदगी की उम्मीद में जाते थे, तो कई बार उन्हें धोखे से या झूठे वादे करके भर्ती कर लिया जाता था। उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं होती थी, काम करने की परिस्थितियां काफी कठोर थीं। इसको शुरू करने की वजह क्या बताई गई है? यहाँ मुझे याद है श्रोतों में थोड़ा अलग अलग बातें नजर आ रही थी। हाँ, ये एक दिलचस्प नुक्ता है। एक स्रोत कहता है कि इसे इसलिए शुरू किया गया ताकि 19वीं सदी में भारत में जो अकाल और गरीबी थी, उससे लोगों को कुछ राहत मिल सके, और ये 1834 में भर्ती शुरू होने से जुड़ा है। लेकिन एक दूसरा स्रोत इस बात पर थोड़ा सवाल उठाता है। कैसे? वो कहता है कि 1833 में ब्रिटिश साम्राज्य में दास प्रथा खत्म करने का दावा उतना सीधा नहीं था, शायद प्रक्रिया लंबी और जटिल थी। वो 1830 के दशक में अनुबंधित श्रम शुरू होने की बात तो मानता है, पर इन दोनों घटनाओं को सीधे कारण और परिणाम की तरह नहीं जोड़ता। तो ये विरोधाभास क्या बताता है? शायद यही कि इतिहास में चीजें अक्सर कई परतों में होती हैं। हो सकता है आधिकारिक कारण गरीबी हटाना बताया गया हो, लेकिन असल में दास प्रथा खत्म होने से जो मजदूरों की कमी हुई थी, उसे पूरा करना भी एक बड़ा, भले ही अनकहा मकसद रहा हो। कौन जाने। एक शब्द आता है, चलो जहाजी। ये किससे जुड़ा है? चलो जहाजी एक किताब का नाम है जो इन्हीं अनुबंधित मजदूरों के दर्द, उनकी यात्रा और उनके जीवन के बारे में है। यह उन लाखों भारतीयों की कहानी है जिन्हें गिरमिटिया मजदूर भी कहा जाता था। गिरमिट मतलब अग्रीमेंट। अच्छा, गिरमिट से गिरमिटिया। हाँ, 20वीं सदी में भी ये सिलसिला कुछ हद तक जारी रहा। बहुत से मजदूर अपना अनुबंध खत्म होने के बाद वहीं बस गए और आज उन देशों में एक बड़ा भारतीय समुदाय है जो इन्हीं मजदूरों के वंशज है। चलिए अब उपनिवेशवाद और श्रम प्रवाह से आगे बढ़कर वैश्विक अर्थव्यवस्था और युद्धों के दौर पर नजर डालते हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था कैसे जुड़ रही थी, इसका एक उदाहरण दिया गया है कि 1820-1913 के बीच अमेरिका और कनाडा ने यूरोप से अनाज मंगाया, जिससे यूरोप में कीमतें गिर गईं। ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। सामान्यतः तो अमेरिका कनाडा अनाज भेजते होंगे ना? हाँ, ये स्रोत की भाषा थोड़ी चौंकाती है कि अमेरिका कनाडा ने यूरोप से आयात किया, जिससे यूरोप में कीमतें गिरीं।
आमतौर पर हम यही पढ़ते हैं कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों ने जब बड़े पैमाने पर सस्ता अनाज यूरोप भेजना शुरू किया तो वहाँ सप्लाई बढ़ गई और स्थानीय किसानों के उगाए अनाज की कीमतें गिर गईं, जिससे कई किसान बर्बाद हो गए। तो शायद लिखने में चूक हुई हो सकता है स्रोत में लिखने में कुछ चूक हुई हो या किसी खास संदर्भ में कहा गया हो, लेकिन मुख्य बात जो यहाँ समझनी है वो ये कि 19वीं सदी में दुनिया इतनी जुड़ चुकी थी कि एक महाद्वीप में होने वाली खेती या व्यापार का असर हजारों मील दूर दूसरे महाद्वीप के किसानों और बाजारों पर पड़ रहा था। यही तो वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने की शुरुआत थी। बिल्कुल। और फिर आया 20वीं सदी का वो दौर जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया, विश्व युद्ध। इसी दौर में दो बड़ी संस्थाएं बनी, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। ये कब और क्यों बनी? इन दोनों की पैदाइश एक साथ हुई द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने से ठीक पहले 1944 में। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में एक जगह है ब्रेटन वुड्स। वहाँ एक बड़ा सम्मेलन हुआ था। इसी सम्मेलन में इन दोनों संस्थाओं को बनाने का फैसला लिया गया। इसीलिए इन्हें ब्रेटन वुड्स संस्थान या ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें भी कहते हैं। अच्छा, जुड़वा संतानें। इनका मकसद क्या था? युद्ध के बाद ऐसी संस्थाओं की जरूरत क्यों महसूस हुई? देखिए, दुनिया ने 2 विश्व युद्ध और 1929 जैसी भयानक आर्थिक महामंदी झेली थी। तो पहला मकसद तो था युद्ध से तबाह हुई अर्थव्यवस्थाओं को दोबारा खड़ा करने में मदद करना, लेकिन उससे भी बड़ा मकसद था भविष्य के लिए एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाना जिसमें व्यापार आसानी से हो सके, देशों की मुद्राएं स्थिर रहें और दोबारा वैसी आर्थिक तबाही ना आए। और IMF और विश्व बैंक के अलग-अलग काम क्या थे? IMF का खास काम था सदस्य देशों के बीच पैसों के लेन देन, मतलब भुगतान संतुलन पर नजर रखना और जरूरत पड़ने पर आर्थिक मदद देना ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रुकावट ना आए। विश्व बैंक का काम था विकास और पुनर्निर्माण के लिए सदस्य देशों को लंबे समय के लिए कर्ज देना। आपने 1929 की महामंदी का जिक्र किया। स्रोतों में बताया गया है कि इसका सबसे बुरा असर किस पर पड़ा था? जितनी ज्यादा अनाज कपास जैसी खेती की उपज की कीमतें गिरी और ये गिरावट बहुत लंबे समय तक बनी रही। तो नतीजा ये हुआ कि किसानों की आमदनी लगभग खत्म हो गई, वो कर्ज में डूब गए और दुनिया भर में खेती से जुड़े समुदायों पर भारी संकट आ गया। अमेरिका, जहां से ये मंदी शुरू हुई थी एक तरह से, उसने इससे निकलने के लिए क्या किया? कुछ न्यू डील जैसा जिक्र है? हाँ, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने न्यू डील नाम से कई बड़े सुधार कार्यक्रम शुरू किए। ये एक तरह से अर्थव्यवस्था में सरकारी दखलंदाजी बढ़ाने जैसा था। सरकार ने बैंक सुधार किए, लोगों को रोजगार देने के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी प्रोजेक्ट शुरू किए, जैसे सड़कें, बांध बनाना, मजदूरों के अधिकार बढ़ाए, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शुरू की। तो मतलब सरकार का रोल बढ़ गया? बिल्कुल। इसका मूल विचार था कि सरकार का काम सिर्फ कानून व्यवस्था देखना नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था को संभालना और आम लोगों की भलाई सुनिश्चित करना भी है। अब आते हैं द्वितीय विश्व युद्ध पर, 1949-1945। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि इसकी औपचारिक शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हुई, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। इसके 2 दिन बाद 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और फिर धीरे धीरे दुनिया के ज्यादातर देश इस युद्ध में शामिल होते गए। और 2 मुख्य गुट बन गए थे? हाँ, 2 मुख्य खेमे बन गए। मित्र राष्ट्र यानी एलाइज, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, बाद में सोवियत संघ और अमेरिका शामिल हुए, और धुरी राष्ट्र यानी एक्सिस पावर्स, जिनमें जर्मनी, इटली और जापान मुख्य थे। जापान कैसे शामिल हुआ इस युद्ध में? वो तो यूरोप से दूर है। जापान पहले से ही एशिया में विस्तार कर रहा था। उसने 1940 में जर्मनी और इटली के साथ एक संधि कर ली, लेकिन वो सीधे तौर पर अमेरिका और पश्चिमी देशों से युद्ध में तब उतरा जब 7 दिसंबर 1941 को उसने अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर, जो हवाई द्वीप में है, पर बिना किसी चेतावनी के अचानक हमला कर दिया। ओह, पर्ल हार्बर, हाँ सुना है। इस हमले का नतीजा क्या हुआ? जाहिर है अमेरिका चुप नहीं बैठा होगा। बिल्कुल नहीं। पर्ल हार्बर पर हमले ने अमेरिका को झकझोर दिया और वो सीधे युद्ध में कूद पड़ा। अगले ही दिन 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इसके साथ ही ये लड़ाई सही मायनों में एक विश्व युद्ध बन गई, जो यूरोप से लेकर एशिया प्रशांत तक फैल गया। और युद्ध का अंत भी बहुत भयानक तरीके से हुआ।
अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम गिराए। हाँ, वो मानव इतिहास की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया। फिर 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा बम फैट मैन गिराया गया। इन हमलों में लाखों लोग मारे गए और शहर तबाह हो गए। और इसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया। जी, इन परमाणु हमलों और साथ ही सोवियत संघ के भी जापान के खिलाफ युद्ध में शामिल हो जाने के बाद जापान के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसने 2 सितंबर 1945 को अमेरिकी जंगी जहाज USS मिजोरी पर औपचारिक रूप से हार मानते हुए दस्तखत पर दस्तखत कर दिए। इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। युद्ध खत्म होने के बाद भविष्य में ऐसी तबाही रोकने के लिए एक और बड़ी संस्था बनी, संयुक्त राष्ट्र संघ, UNO। बिल्कुल। द्वितीय विश्व युद्ध ने दुनिया को सिखा दिया था कि अगर देश आपस में मिलकर काम नहीं करेंगे तो ऐसी लड़ाइयां होती रहेंगी। इसी सोच के साथ 24 अक्टूबर 1945 को UNO की स्थापना हुई सैन फ्रांसिस्को में। और इसका मकसद? मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, देशों के बीच दोस्ताना संबंध विकसित करना और सामाजिक आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में सहयोग करना था। शुरुआत में 50 देशों ने इसके चार्टर पर दस्तखत किए थे और जैसा कि स्रोत बताते हैं, पोलैंड 51वां संस्थापक सदस्य बना। और WHO, यूनेस्को जैसी संस्थाएं, क्या ये भी यूनेनो का हिस्सा है? हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, यूनेस्को शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के लिए, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, ये सब UNO की विशेष एजेंसियां हैं। ये अपने अपने क्षेत्र में काम करती हैं और संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करती हैं। स्रोत में ये भी साफ किया गया है कि बिम्स्टेक, जो बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों का एक क्षेत्रीय समूह है, वो UNO की एजेंसी नहीं है। अच्छा, अब युद्ध के बाद के दौर से होते हुए वैश्वीकरण की तरफ आते हैं। ये ब्रेटन वुड्स व्यवस्था, जिसने काफी समय तक दुनिया की अर्थव्यवस्था को संभाला, ये कब कमजोर पड़ने लगी? ये व्यवस्था करीब 2-2.5 दशक तक तो ठीक चली, लेकिन 1960 के दशक से अमेरिका पर दबाव बढ़ने लगा। वियतनाम युद्ध जैसे विदेशी मामलों में भारी खर्च और बढ़ते व्यापार घाटे ने अमेरिकी डॉलर की साख को कमजोर कर दिया और डॉलर ही इस पूरी व्यवस्था का आधार था। तो फिर क्या हुआ? 1970 के दशक की शुरुआत तक आते आते अमेरिका ने डॉलर को सोने से बदलने की गारंटी खत्म कर दी और ब्रेटन वुड्स की जो निश्चित विनिमय दर वाली व्यवस्था थी वो ढह गई। दुनिया एक नई, ज्यादा लचीली आर्थिक व्यवस्था की तरफ बढ़ रही थी। और यहीं से वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन की आहट तेज होती है। इसका मतलब क्या है आसान शब्दों में? वैश्वीकरण यानी दुनिया का सिकुड़ जाना। ये वो प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्थाएं, समाज और संस्कृतियां एक दूसरे के ज्यादा करीब आ रही हैं, एक दूसरे पे ज्यादा निर्भर हो रही हैं। और ये हो क्यों रहा है? कि सामान, सेवाएं, पैसा मतलब निवेश, टेक्नोलॉजी, लोग और सूचनाएं, ये सब अब पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आसानी से और तेजी से सीमाओं के आर पार आ जा सकते हैं। इसमें आमतौर पर मुक्त व्यापार यानी टैक्स कम करना, सरकारी कंपनियों को प्राइवेट करना, निजीकरण और अर्थव्यवस्था को खोलने जैसे कदम शामिल होते हैं। स्रोत में इसका फ्रांसीसी नाम मॉन्डियलाइजेशन भी दिया गया है। लेकिन व्यापार और लोगों का आना जाना तो पहले भी होता था, इसमें अचानक इतनी तेजी कैसे आ गई? आपने सही पकड़ा। व्यापार तो सिल्क रूट के जमाने से हो रहा है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में, खासकर 20वीं सदी के आखिर में, 2 चीजों ने क्रांति ला दी: परिवहन और संचार। अच्छा, कैसे? देखिए, कंटेनर वाले बड़े बड़े जहाज, तेज हवाई जहाज और दूसरी तरफ टेलीफोन, फैक्स, फिर इंटरनेट, मोबाइल फोन, सैटेलाइट, इन सब ने दुनिया को सचमुच छोटा कर दिया है। अब मीलों दूर बैठे लोगों से बात करना, पैसा भेजना, सामान मंगाना, सब कुछ बहुत तेज और सस्ता हो गया है। इसी तकनीकी क्रांति ने वैश्वीकरण को वो रफ्तार दी है जो हम आज देख रहे हैं। तो हमने 16वीं शताब्दी में बीमारियों के अनचाहे असर से बात शुरू की और घूमते घामते उपनिवेशवाद, उद्योगों के बनने बिगड़ने, लोगों के विस्थापन, विश्व युद्धों की तबाही, नई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के जन्म और फिर तकनीक के दम पर दुनिया के और करीब आने तक का सफर तय किया। ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ लगता है। बिल्कुल।
इन स्रोतों को एक साथ देखने पर यही तस्वीर उभरती है कि इतिहास सीधी रेखा में नहीं चलता। उपनिवेशवाद ने कहीं विकास किया तो कहीं विनाश। एक जगह की घटना जैसे दास प्रथा का अंत, वो दूसरी जगह नई व्यवस्था जैसे अनुबंधित श्रम को जन्म दे सकती है। युद्ध और संकट पुरानी चीजों को खत्म करके नई संस्थाओं और नए नियमों की जरूरत पैदा करते हैं। और तकनीक, वो तो हमेशा से एक बड़ा गेम चेंजर रही है, जिसने दुनिया के जुड़ने की रफ्तार को तय किया है। हर दौर की अपनी चुनौतियां और अपने समाधान रहे हैं, और उन सब का असर आज हम पर है। ये सच में सोचने वाली बात है। और आज की इस पूरी चर्चा से एक सवाल मन में कौंध रहा है। जैसे अतीत में किसी बीमारी ने या किसी तकनीकी खोज ने या किसी आर्थिक नीति ने दुनिया का नक्शा बदल दिया, जिसके बारे में शायद उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था। तो क्या भविष्य में भी ऐसे ही कुछ बड़े अनसोचे बदलाव आ सकते हैं? हो सकता है वो जलवायु परिवर्तन के कारण हो, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण, या शायद कुछ ऐसा जिसके बारे में हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सवाल मैं हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ता हूं। इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। एक ऐसा दौर जिसने न सिर्फ उत्पादन का तरीका बदला, बल्कि हमारे जीने, सोचने, यहाँ तक कि हमारे रिश्तों को भी हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं औद्योगिकरण के युग की। जी हाँ, औद्योगिकरण का युग। वो दौर जब आप कह सकते हैं मशीनों की गूंज ने सदियों से चली आ रही व्यवस्थाओं को हिला के रख दिया था। सही कहा। एक ऐसी क्रांति जिसने समाज और अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर ही नई बना दी। बिल्कुल। और इस चर्चा में हमारे साथ है एनसीईआरटी इतिहास गाइड के कुछ खास हिस्से और उनसे जुड़े कुछ सवाल जवाब। हाँ, ये स्रोत हमें समझने में मदद करेंगे कि ये सब शुरू कैसे हुआ, कौन से बड़े विचार थे इसके पीछे, और खास तौर पर भारत पर इसका क्या और कैसा असर पड़ा। और कुछ ऐसी अवधारणाएं भी हैं जो आज भी हमारे लिए मायने रखती हैं। तो हमारा मकसद साफ है, इन स्रोतों से सिर्फ तथ्य नहीं निकालने, बल्कि एक गहरी समझ बनानी है। बिल्कुल। औद्योगिकरण के अलग अलग पड़ावों को जानना, उन चेहरों और विचारों को पहचानना जिन्होंने इसे शक्ल दी। और सबसे जरूरी ये देखना कि भारत ने इस वैश्विक बदलाव को कैसे जिया, कैसे भोगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उन विचारों से बात शुरू करते हैं जिन्होंने इस औद्योगिक क्रांति की नींव रखी। एक बड़ा नाम आता है हस्तक्षेप नीति। हाँ, लेज़े-फेयर। लेज़ी-फेयर सुनने में थोड़ा भारी लगता है ये शब्द। इसका मतलब क्या था असल में? हाँ, लेज़े-फेयर फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब है अकेला छोड़ दो या हस्तक्षेप मत करो। अकेला छोड़ दो किसको? अर्थव्यवस्था को, सरकार को। इसके सबसे बड़े पैरोकार थे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र का पितामह भी कहते हैं उन्हें। जी हाँ, बिल्कुल। उनकी बहुत मशहूर किताब है द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो 1776 में आई थी। अच्छा, तो अकेला छोड़ दो मतलब सरकार अर्थव्यवस्था से दूर रहे, ये विचार था? बिल्कुल। इस विचार का सार यही था कि आर्थिक विकास तब सबसे अच्छा होता है जब सरकार बाजार के कामकाज में कम से कम दखल दे। ये माना गया कि सरकारी नियम कानून, टैक्स वगैरह, ये सब व्यापार और उद्योग की रफ्तार को धीमा करते हैं। और ये सोच कब ज्यादा मजबूत हुई? ये खासतौर पे 18वीं सदी में जब औद्योगिक क्रांति उभर रही थी, उसी समय ये विचार बहुत प्रभावी हुआ। दिलचस्प है। और एडम स्मिथ ने ही एक और शब्द भी दिया था, वणिकवाद या मर्केंटिलिज्म। हाँ, वणिकवाद। ये क्या था और इसका लेजी फेयर से क्या रिश्ता था? मतलब क्या ये दोनों जुड़े हुए थे या अलग थे? ये जानना जरूरी है, क्योंकि मर्केंटिलिज्म वो पुरानी सोच थी जिसके खिलाफ लेजी फेयर एक तरह की प्रतिक्रिया थी। अच्छा। मर्केंटिलिज्म मानता था कि देश की दौलत सोने चांदी के भंडार में है और इसे बढ़ाने के लिए सरकार को व्यापार पर कड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। नियंत्रण किस तरह का? मतलब ज्यादा से ज्यादा निर्यात करो और आयात कम से कम करो। एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट कम। ओके। एडम स्मिथ ने कहा यह सोच गलत है। असली दौलत उत्पादन में है, सोने चांदी में नहीं। और उत्पादन बढ़ाने के लिए मुक्त बाजार जरूरी है, सरकारी कंट्रोल नहीं। समझ गई। तो एक सोच कहती थी सरकार सब कंट्रोल करे, दूसरी कहती थी सरकार दूर रहे। बिल्कुल, यही मुख्य अंतर था। अब अगर हम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत पर आएं, तो इसके पीछे क्या कारण थे? ये शुरू कैसे हुई? देखिए, कई कारण थे, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू था खेती का विस्तार और उसमें आए सुधार। खेती का विस्तार, उससे उद्योगों को कैसे मदद मिली? जब खेती की पैदावार बढ़ी तो शहरों में जो आबादी बढ़ रही थी उसका पेट भरना मुमकिन हुआ। हाँ, ये तो है। और साथ ही
कुछ लोग खेती छोड़कर दूसरे कामों में, मतलब उद्योगों में लगने के लिए फ्री हो गए। इसने औद्योगिक विकास के लिए एक जरूरी जमीन तैयार की। अच्छा, और ये क्रांति सबसे पहले कहाँ और कब शुरू हुई? इसका केंद्र कहाँ था? पहली औद्योगिक क्रांति का केंद्र बना ब्रिटेन, और इसका समय माना जाता है मोटे तौर पर 1780 के दशक से लेकर 1850 के दशक तक। ब्रिटेन। अच्छा। ये वो दौर था जब जैसे जेम्स वॉट का स्टीम इंजन आया और भी कई वैज्ञानिक आविष्कार हुए, नई मशीनें आईं। इन्होंने उत्पादन के तरीकों में जबरदस्त बदलाव ला दिया। किन क्षेत्रों में बदलाव आया? सिर्फ कपड़ा उद्योग ही नहीं, बल्कि लोहा, कोयला, परिवहन, सब कुछ बदल गया। और इसका समाज पर क्या असर पड़ा? क्या सिर्फ फैक्ट्रियां ही बदली या समाज भी बदला? नहीं, सिर्फ फैक्ट्रियां नहीं बदली, पूरा समाज बदल गया। सबसे बड़ा बदलाव था शहरीकरण। शहरीकरण मतलब लोग शहरों की तरफ जाने लगे। हाँ, लाखों लोग काम की तलाश में गांवों से निकलकर शहरों की तरफ भागे, जहां नई नई फैक्ट्रियां लग रही थीं। ओह, इससे शहरों की आबादी एकदम से बढ़ गई और अक्सर वहां रहने के हालात बहुत खराब थे, भीड़ भाड़, गंदगी। और इसी भीड़ से शायद नए सामाजिक वर्ग भी बने होंगे। बिल्कुल सही। दो नए सामाजिक वर्ग उभर कर सामने आए। एक तरफ थे फैक्ट्री मालिक, पूंजीपति वर्ग, और दूसरी तरफ थे फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर, यानी औद्योगिक श्रमिक वर्ग। यहीं से फैक्ट्री आधारित उत्पादन प्रणाली की नींव पड़ी। ये तो बहुत ही बड़ा बदलाव था। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या फैक्ट्रियों के आने से पहले बड़े पैमाने पर उत्पादन बिल्कुल नहीं होता था? होता था। यहीं पर आदि औद्योगिकरण या प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जिक्र आता है। ये क्या था? क्या ये फैक्ट्री वाली क्रांति से पहले की तैयारी थी? हाँ, आप इसे एक तरह की तैयारी कह सकती हैं, लेकिन ये अपने आप में भी एक महत्वपूर्ण चरण था। आदि औद्योगिकरण वो दौर था जब फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही खासतौर पर गांवों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा था। गांव में? लेकिन फैक्ट्रियों के बिना बड़े पैमाने पर कैसे? ये कैसे मुमकिन था? यही तो इसकी खासियत है। ये उत्पादन कारीगर और किसान अपने घरों पर या छोटी छोटी वर्कशॉप्स में करते थे। घरों पर? जी। शहर के सौदागर या व्यापारी उन्हें कच्चा माल देते थे, फिर उनसे तैयार माल लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचते थे। जी। ये व्यवस्था फैक्ट्री पर आधारित नहीं थी, बल्कि बिखरी हुई थी। अच्छा, ये तो बिल्कुल अलग मॉडल है। तो क्या सारे इतिहासकार इसे औद्योगिकरण का ही हिस्सा मानते हैं? इस पर इतिहासकारों में थोड़ी बहस है। अच्छा। कुछ इतिहासकार जैसे हंस मेडिक, पीटर क्राइटे, जॉगन्स क्लम्बोहाम, वो इसे औद्योगिकरण का ही पहला शुरुआती चरण मानते हैं। उनका क्या तर्क है? उनका तर्क है कि इसने बाजार के लिए उत्पादन का नेटवर्क बनाया, पूंजी जमा की, लोगों को स्किल्स दी, जो बाद में फैक्ट्री सिस्टम के काम आई। और दूसरे इतिहासकार? कुछ दूसरे इतिहासकार मानते हैं कि असली औद्योगिकरण तो फैक्ट्रियों की स्थापना से ही शुरू हुआ, मशीनों से, सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन से। इसलिए आदि औद्योगिकरण को कभी-कभी औद्योगिकरण से पहले औद्योगिकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कहा जाता है। ये बहस क्यों मायने रखती है? इससे क्या फर्क पड़ता है? ये इसलिए मायने रखती है क्योंकि इससे तय होता है कि हम आधुनिक आर्थिक बदलाव की शुरुआत कहाँ से मानते हैं। हाँ, ये बात तो है। क्या ये बदलाव बड़ी मशीनों और फैक्ट्रियों से ही शुरू हुआ, या फिर वैश्विक बाजार का खिंचाव गांव की अर्थव्यवस्था को फैक्ट्रियों के आने से पहले ही बदल रहा था? तो आदि औद्योगिकरण दिखाता है कि ये दूसरी वाली कहानी भी सच है? जी हाँ, ये वो कहानी है जो अक्सर बड़ी मशीनों के शोर में दब जाती है। ये दिखाता है कि बदलाव की प्रक्रिया ज्यादा जटिल थी। और उस दौर में जब फैक्ट्रियां लगनी शुरू हुईं, या उससे ठीक पहले, उद्योगपतियों का रवैया कैसा था मजदूरों के प्रति? क्या वो अच्छे थे? देखिए, शहरों में गांव से आए गरीब किसानों और बेरोजगारों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। हाँ, जैसा आपने बताया। मतलब काम करने वाले बहुत थे और काम शायद उतना नहीं था। तो फिर इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि उद्योगपतियों को बहुत कम वेतन पर मजदूर आसानी से मिल जाते थे। उन्हें मजदूरों की कमी का कोई डर नहीं था। ओह, तो मतलब शोषण होता होगा। बिल्कुल। शुरुआती दौर में मजदूरों का शोषण और खराब कामकाजी हालात ये बहुत आम बात थी। लंबे काम के घंटे, कम मजदूरी, असुरक्षित माहौल। और इसी के साथ एक और शब्द जुड़ता है, वी-औद्योगिकरण, डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका क्या मतलब है? क्या ये आदि औद्योगिकरण का उल्टा है? हाँ, काफी हद तक आप कह सकती हैं। वी-औद्योगिकरण का मतलब है किसी क्षेत्र के पहले से स्थापित स्वदेशी उद्योगों का पतन होना। स्वदेशी उद्योग जैसे? खासकर पारंपरिक हस्तशिल्प
और हथकरघा उद्योग। अच्छा। और इसके साथ ही उन पुराने शहरी केंद्रों का महत्व भी घट जाता है जो इन उद्योगों पर टिके थे। गांवों की पारंपरिक अर्थव्यवस्था भी चरमरा जाती है। और ये क्यों होता है? इसे अक्सर औपनिवेशिक संदर्भ में देखा जाता है, जहां उपनिवेश बनाने वाले देश की नीतियां, जैसे कि अपने देश के बने माल को वहां बेचना, स्थानीय उद्योगों को बर्बाद कर देती हैं। मतलब जहां ब्रिटेन में उद्योग बन रहे थे, वहीं भारत जैसे उपनिवेशों में उद्योग टूट रहे थे। ये तो बिल्कुल विपरीत तस्वीर है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। जहां औद्योगिकीकरण ब्रिटेन के लिए आर्थिक तरक्की लाई, वहीं उसके उपनिवेश, खासकर भारत के लिए, ये अक्सर औद्योगिकरण का कारण बनी। तो चलिए अब इसी पर विस्तार से बात करते हैं। भारत में औद्योगिकरण का अनुभव कैसा रहा? हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना। कहा जाता है कि भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत रेलवे के आने से हुई। ये बात सही है? हाँ, रेलवे का आना एक बड़ा मोड़ जरूर था, लेकिन यहाँ एक पेच है। क्या पेच? सवाल यह है कि क्या रेलवे का मकसद भारत का औद्योगिकरण करना था? हाँ, यही मेरा भी सवाल है। ब्रिटिश शासन ने भारत में रेलवे का इतना बड़ा जाल बिछाया, बंदरगाह विकसित किए, जल परिवहन सुधारा, डाक तार व्यवस्था बनाई। ये सब तो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर था। बिल्कुल था। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य भारत का विकास करना नहीं था। तो फिर असली मकसद क्या था? स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? स्रोत साफ बताते हैं कि इन सब का प्राथमिक उद्देश्य था भारत के आर्थिक संसाधनों का ब्रिटेन के हित में ज्यादा से ज्यादा दोहन करना। दोहन कैसे? रेलवे का इस्तेमाल करके भारत के अंदरूनी हिस्सों से कच्चा माल जैसे कपास, अनाज, खनिज, इनको बंदरगाहों तक लाया जाता था ताकि उसे आसानी से ब्रिटेन भेजा जा सके। हाँ बिल्कुल, ब्रिटेन और दूसरे देशों में निर्यात करने के लिए। दूसरा बड़ा मकसद था ब्रिटिश सेना को जरूरत पड़ने पर तेजी से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना। सेना को क्यों? ताकि अगर कहीं कोई विद्रोह हो, कोई असंतोष हो, तो उसे आसानी से कुचला जा सके, नियंत्रण बनाए रखने के लिए। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इस सारे बुनियादी ढांचे से भारतीयों को कोई फायदा ही नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल फायदा नहीं हुआ। फायदा हुआ, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड था। मतलब वो उनका इरादा नहीं था और उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। जैसे? क्या फायदा हुआ? या बेहतर मौकों के लिए लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने लगे, प्रवासन बढ़ा। लेकिन आपने कहा कीमत चुकानी पड़ी। वो क्या थी? कीमत थी औद्योगिकरण। ब्रिटिश नीतियां और ब्रिटेन में बने सस्ते मशीनी माल की बाढ़ ने भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योग को लगभग तबाह कर दिया। ओह! लाखों कारीगर बेरोजगार हो गए। रेलवे ने इसी प्रक्रिया को और तेज किया, क्योंकि ब्रिटिश माल अब देश के कोने कोने तक आसानी से पहुंच सकता था। और शहरों का क्या हुआ? शहरों का विकास तो हुआ, लेकिन वो अनियोजित था। फैक्ट्रियां लगीं, लोग आए, लेकिन रहने की सुविधाएं, साफ सफाई, ये सब नहीं था। भीड़ भाड़ और गंदगी बढ़ी। तो कुल मिलाकर ये जो प्रक्रिया थी, इसने भारत में संतुलित औद्योगिकरण नहीं किया, बल्कि औद्योगिकरण को जन्म दिया। हाँ, ज्यादातर इतिहासकारों का यही मानना है। इसने भारत की अर्थव्यवस्था को ब्रिटेन की जरूरतें पूरी करने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया। ये समझना बहुत जरूरी है कि विकास दिखने वाली चीजों का असल असर क्या हो सकता है। अच्छा, इसी दौर में यानी 19वीं सदी में यूरोप में उदारवाद या लिबरलिज्म का विचार भी बहुत जोर पकड़ रहा था। जी हाँ, उदारवाद। इसका क्या मतलब था उस समय? क्या यह आज के उदारवाद जैसा था? 19वीं सदी का उदारवाद यूरोप में एक बड़ी राजनीतिक और सामाजिक ताकत बन रहा था। ये मुख्य रूप से वंश आधारित शासन के खिलाफ था। वंश आधारित शासन मतलब राजा महाराजाओं का शासन? हाँ, उनकी निरंकुश सत्ता और जन्म के आधार पर मिलने वाले विशेषाधिकारों का विरोधी था। ये कानून के सामने सबकी बराबरी की बात करता था और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की वकालत करता था। तो ये जो नया मध्यम वर्ग उभर रहा था, उनके लिए ये क्या मायने रखता था? उन्हें क्या चाहिए था? उनके लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आजादी। किस तरह की आजादी? सोचने की, बोलने की, व्यापार करने की आजादी। वो चाहते थे कि चर्च और जो पुराने सामंती कुलीन थे, उनको जो खास रियायतें मिली हुई हैं, वो खत्म हों। और सरकार कैसी चाहते थे वो? वे एक संविधान चाहते थे और ऐसी सरकार चाहते थे जो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाए। मतलब संसदीय व्यवस्था के पक्षधर थे। लेकिन क्या ये बराबरी और स्वतंत्रता सबके लिए थी? आपने कहा वंश आधारित विशेषाधिकारों के खिलाफ थे, पर क्या संपत्ति आधारित विशेषाधिकारों के भी खिलाफ थे?
स्रोत कुछ और इशारा करते हैं। हाँ, यहीं पर एक बारीक लेकिन महत्वपूर्ण बात है। उदारवादी जन्म आधारित विशेषाधिकारों के तो खिलाफ थे, लेकिन वे निजी संपत्ति के अधिकार को बहुत पवित्र मानते थे। अच्छा। इसका मतलब यह हुआ कि वे बड़े जमींदारों या अमीर उद्योगपतियों को संपत्ति के आधार पर जो प्रभाव या अधिकार मिले थे, उनके खिलाफ नहीं थे। ओहो, ये तो बड़ा विरोधाभास है। हाँ, और वोट देने के अधिकार के बारे में सोचिए। क्या वे चाहते थे कि सभी वयस्क वोट दें? नहीं। यहीं पर उस दौर के उदारवाद की सीमा दिखती है। वे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। तो फिर वोट कौन देता? उनका मानना था कि वोट देने का अधिकार केवल उन्हीं पुरुषों को मिलना चाहिए जिनके पास संपत्ति हो। सिर्फ संपत्ति वाले पुरुष, महिलाएं नहीं, गरीब पुरुष नहीं? जी नहीं, महिलाएं तो वैसे भी इस अधिकार से पूरी तरह बाहर थीं, और बिना संपत्ति वाले पुरुष भी। यानी आजादी और बराबरी की बात तो थी, पर वोट का अधिकार सिर्फ संपत्ति वाले पुरुषों को। ये तो आज के नजरिए से काफी अधूरा लगता है। बिल्कुल, ये उस वक्त के उदारवाद का सच था। एक तरह का आधा अधूरा बदलाव था, जो पुराने अभिजात वर्ग की जगह एक नए संपत्ति आधारित वर्ग के हितों को साध रहा था। चलिए अब वापस भारत आते हैं और बात करते हैं मैनचेस्टर के आने की। हाँ, मैनचेस्टर का नाम तो बहुत सुना है। ब्रिटेन के कपड़ा उद्योग का गढ़ था ये। इसका भारत पर क्या और कैसे असर पड़ा, खासकर कपास व्यापार और हमारे कपड़ा उद्योग पर? देखिए, 1860 के दशक से पहले तक ब्रिटेन की जो कपड़ा मिलें थीं, उन्हें ज्यादातर कच्चा कपास अमेरिका से मिलता था। कितना? लगभग 3/4 हिस्सा। मतलब बहुत बड़ी निर्भरता थी अमेरिका पर। लेकिन फिर कुछ बदला, जाहिर है तभी भारत की तरफ देखा होगा। हाँ, 2 बड़ी बातें हुई। एक तो ब्रिटेन में कपड़ा उद्योग की भूख लगातार बढ़ रही थी, उन्हें और ज्यादा कपास चाहिए था, और वे सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया? इसीलिए 1857 में ब्रिटेन में कॉटन सप्लाई एसोसिएशन बना, और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का गठन हुआ। इनका मकसद क्या था? इनका साफ मकसद था कि दुनिया के हर कोने में कपास का उत्पादन बढ़वाया जाए, ताकि ब्रिटेन की मिलों को कपास की कमी ना हो। और दूसरी बड़ी बात क्या थी? दूसरी बड़ी और शायद ज्यादा तात्कालिक बात थी अमेरिका में गृह युद्ध, जो 1861 से 65 तक चला। अमेरिकन सिविल वॉर। हाँ। इस युद्ध के कारण अमेरिका से ब्रिटेन को कपास की सप्लाई लगभग ठप हो गई। अचानक ब्रिटेन की मिलों के सामने कपास का भारी संकट खड़ा हो गया। तब उनकी नजर भारत पर पड़ी। हाँ, तब उन्हें भारत एक बड़े विकल्प के तौर पर दिखा। और भारत ने क्या इस मौके का फायदा उठाया कि हमारे किसानों को फायदा हुआ? किसानों को कपास के बेहतर दाम तो मिले कुछ समय के लिए, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। हालात ऐसे बने कि 1862 तक ब्रिटेन जितना भी कपास आयात कर रहा था, उसका 90% से ज्यादा हिस्सा अकेले भारत से जाने लगा। 90%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, भारत एक झटके में ब्रिटेन की मिलों के लिए कच्चे माल का एक विशाल स्रोत बन गया। लेकिन क्या इससे भारतीय उद्यमियों या व्यापारियों को फायदा हुआ? क्या वो भी अपनी कपड़ा मिलें लगा पाए या अपना तैयार माल बेच पाए? यहीं पर औपनिवेशिक व्यवस्था का असली रंग दिखता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो शर्तें थीं, भारत में उत्पादन की जो नीतियां थीं और ब्रिटिश सरकार के जो नियम थे, ये सब भारतीय उद्यमियों के सख्त खिलाफ थे। खिलाफ? कैसे? उन्हें कोई सरकारी संरक्षण या मदद नहीं मिली, उल्टे कई तरह की बाधाएं थीं। मतलब वे सिर्फ कच्चा माल ही बेच सकते थे, अपना बनाया हुआ माल नहीं? ज्यादातर यही उत्तर था। भारतीय व्यापारी मुख्य रूप से कच्चा माल ही बाहर बेच सकते थे, जैसे कपास, अफीम, गेहूं, नील। उन्हें अपना तैयार माल, खासकर कपड़ा, यूरोप के बाजारों में बेचने से रोका जाता था। कई तरह की रुकावटें थीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रिटेन चाहता था कि भारत सिर्फ कच्चा माल दे और ब्रिटेन में बना तैयार माल खरीदे। ये उनके अपने उद्योगों के लिए फायदेमंद था। इसका कोई ठोस उदाहरण है स्रोतों में कि कैसे भारतीय उद्यमियों को मुश्किल होती थी? हाँ, जे.एन. टाटा का उदाहरण बहुत सटीक है। जब 1900 के दशक में वे जमशेदपुर में भारत का पहला बड़ा स्टील प्लांट लगाने की सोच रहे थे। हाँ, टिस्को। जी, तो जब वो उसके लिए लंदन में पूंजी जुटाने गए, तो सोचिए, वहां के बड़े बड़े फाइनेंसर्स इस बात पर हिचक रहे थे कि क्या भारतीय प्रबंधन के तहत इतना बड़ा उद्योग सफल हो पाएगा। सच में? हाँ, उन्हें कर्ज देने में आनाकानी की गई। ये दिखाता है कि भारतीय प्रतिभा और क्षमता पर कैसा अविश्वास था, या शायद जानबूझकर उन्हें हतोत्साहित किया जा रहा था। उद्योग के लिए बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। अच्छा, भारत में पहले यूरोपीय भाप से चलने वाली सूती धागे की फैक्ट्री कब और कहाँ लगी थी? क्या ये सफल रही? पहली यूरोपियन स्टीम पावर्ड कॉटन यार्न फैक्ट्री काफी पहले लगी थी, 1817 या 1818 में, कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लॉस्टर में। लेकिन ये बहुत सफल नहीं रही और इसे भारतीय सूती वस्त्र उद्योग का असली आगाज नहीं माना जाता।
तो असली आगाज कब और कैसे हुआ? वो शुरुआत हुई 1854 में, जब कावसजी नानाभाई डावर ने बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग मिल की स्थापना की। ये पहली सफल भारतीय स्वामित्व वाली आधुनिक कपड़ा मिल थी। बॉम्बे में 1854, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे पहले क्या भारतीय कपड़ों की दुनिया में कोई पूछ नहीं थी? क्या हमारा कपड़ा उद्योग कमजोर था? अरे कमजोर? बिल्कुल नहीं। पूछ ही पूछ थी, बल्कि दुनिया भर में धूम थी भारतीय कपड़ों की। अच्छा। विडंबना देखिए, 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के ही एक अधिकारी थे, हेनरी पेटुलो। हेनरी पेटुलो। हाँ, या पेटुलो। उन्होंने लिखा था कि भारतीय वस्त्रों की मांग कभी कम हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि दुनिया का कोई और देश उनकी जैसी गुणवत्ता और बारीकी वाला माल बना ही नहीं सकता। ये कंपनी का अधिकारी कह रहा है। वाह, कहाँ वो दिन थे जब दुनिया हमारे कपड़ों की दीवानी थी, और कहाँ फिर मैनचेस्टर के सस्ते माल ने भारतीय बाजार को पाट दिया। ये तो कहानी का काफी दुखद पहलू है। बिल्कुल, ये विऔद्योगीकरण का एक क्लासिक उदाहरण है। अब बात करते हैं भारत में फैक्ट्रियों के आने और मजदूरों की स्थिति पर। जी, 20वीं सदी आते आते भारत में तस्वीर बदल रही थी। कैसे? जहां एक तरफ पारंपरिक उद्योग जैसे हथकरघा दम तोड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आधुनिक उद्योगों की शुरुआत हो रही थी। कौन से आधुनिक उद्योग? 19वीं सदी के उत्तरार्ध से रेलवे तो था ही, फिर कोयला खनन, चाय बागान, जूट, कपड़ा, लोहा और इस्पात जैसे उद्योगों का विकास तेजी से हुआ। इसमें भारतीय और ब्रिटिश दोनों तरह के उद्यमी शामिल थे। पहली भारतीय कपड़ा मिल तो बंबई में 1854 में लगी, जैसा आपने बताया। और कौन से शहर बड़े केंद्र बने? बंबई तो था ही, उसके बाद कानपुर, अहमदाबाद, मद्रास जो अब चेन्नई है, नागपुर, शोलापुर, ये शहर भी कपड़ा उद्योग के बड़े केंद्र बनकर उभरे। और इन सब फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मजदूर भी चाहिए थे। ये मजदूर कहाँ से आ रहे थे और उनकी संख्या कितनी थी? हाँ, इन फैक्ट्रियों को चलाने के लिए लाखों मजदूरों की जरूरत थी। आंकड़े बताते हैं कि 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या करीब 5,84,000 थी। 5,84,000। और ये संख्या 1946 तक बढ़कर 24,36,000 से भी ज्यादा हो गई। 24 लाख? इतनी बड़ी संख्या! ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे? ये ज्यादातर वही किसान और कारीगर थे जिनके गांव में रोजगार छिन गया था। अच्छा, तो विऔद्योगीकरण और कृषि संकट का नतीजा? हाँ बिल्कुल। खेती की जमीन कम पड़ रही थी या पारंपरिक काम धंधे बंद हो गए थे, तो वे मजबूरी में या शायद थोड़ी बेहतर जिंदगी की तलाश में अपना गांव घर छोड़कर इन नए औद्योगिक शहरों की तरफ खींचे चले आए। और वहां वे फैक्ट्री मजदूर बन गए। जी, ये उनके लिए एक बिल्कुल नई जिंदगी थी, एक नया माहौल था और अक्सर बहुत कठिन परिस्थितियां थी। जूट उद्योग का भी जिक्र आता है। पहली भारतीय जूट मिल किसने और कहाँ लगाई थी? जूट उद्योग मुख्य रूप से बंगाल में केंद्रित था, कलकत्ता के आसपास। पहली भारतीय स्वामित्व वाली जूट मिल 1917 में कलकत्ता में सेठ हुकुमचंद ने स्थापित की थी। सेठ हुकुमचंद? हाँ, वे एक बड़े मारवाड़ी व्यवसायी थे। उनका चीन के साथ भी व्यापार चलता था। इससे पहले जूट उद्योग में ज्यादातर स्कॉटिश यानी ब्रिटिश कंपनियों का ही दबदबा था। अच्छा, तो हमने आज इस चर्चा में औद्योगिकरण के युग के कई अहम पहलुओं को छुआ है। जी, ब्रिटेन में इसकी शुरुआत कैसे हुई, एडम स्मिथ और लेजे फेयर जैसे विचारों ने क्या भूमिका निभाई, और वो आदि औद्योगिकरण की दिलचस्प अवधारणा क्या थी। हाँ, और हमने ये भी समझा कि कैसे भारत का अनुभव ब्रिटेन से बिल्कुल अलग था, बहुत अलग। यहाँ रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचों का विकास तो हुआ, लेकिन औपनिवेशिक हितों के तहत, जिसका नतीजा हुआ विऔद्योगीकरण। जी, कच्चे माल का निर्यात बढ़ा और तैयार माल का आयात। भारतीय उद्यमियों को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हमने 19वीं सदी के उदारवाद की सीमाओं को भी देखा कि वो कैसे सबके लिए बराबर नहीं था और कैसे मैनचेस्टर के कपड़े ने भारतीय बाजार को बदल कर रख दिया। बिल्कुल। अंत में हमने भारत में फैक्ट्रियों के आगमन और लाखों किसानों कारीगरों के औद्योगिक मजदूरों में बदलने की कहानी भी जानी। ये वाकई एक जटिल और बहुस्तरीय कहानी है। हाँ, और इसके असर आज भी हमारे समाज और अर्थव्यवस्था में महसूस होते हैं। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम अपने सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जी, जिस बड़े पैमाने पर उत्पादन, शहरीकरण और वैश्विक व्यापार की नींव इस औद्योगिक युग में रखी गई, उसके कुछ दीर्घकालिक सामाजिक और खासकर पर्यावरणीय परिणाम भी तो रहे होंगे। हाँ बिल्कुल। जिन पर शायद उस समय किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया था। आज हम उन परिणामों को ज्यादा साफ देख पा रहे हैं। सही बात है। और एक और सवाल भी उठता है,
क्या ये सोचने वाली बात नहीं कि 19वीं सदी में बनी वो आर्थिक नीतियां, व्यापार के वो तरीके और कच्चे माल पर निर्भरता के वो पैटर्न्स क्या आज भी किसी न किसी रूप में दुनिया के अलग अलग देशों के बीच जो विकास का अंतर है और जो वैश्विक व्यापार की संरचना है उसे प्रभावित करते हैं? ये बहुत गहरा सवाल है। इस पर सोचने और पड़ताल करने के लिए वाकई बहुत कुछ है। जी बिल्कुल। नमस्कार। आज हम कुछ स्रोतों पर गहरी नजर डाल रहे हैं जो हमारे एक श्रोता ने भेजे हैं। ये छपाई के इतिहास और दुनिया पर इसके असर के बारे में है। काफी दिलचस्प लग रहे हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि ये कुछ अंश हैं जो हमें शुरुआती छपाई, उसके फैलाव और यूरोप और भारत में कुछ खास मोड़ों के बारे में बताते हैं। तो आज का हमारा मकसद है छपाई की पूरी कहानी को समझना, मतलब चीन से शुरू होकर यूरोप की क्रांति तक और फिर भारत में ये कैसे आई और इसकी क्या भूमिका रही। देखते हैं इन दस्तावेजों से क्या क्या खास बातें निकलती हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये सब शुरू कहाँ से हुआ? स्रोत कह रहे हैं कि शुरुआत चीन में हुई। हाँ, बिल्कुल। जो हमारे पास जानकारी है वो यही कहती है कि करीब 594 ईस्वी के आसपास चीन में लकड़ी के ब्लॉक होते थे। उन पर स्याही लगाकर कागज रगड़ा जाता था। किताबें ऐसे छपती थी। लकड़ी के ब्लॉक से? हाँ। और एक मजे की बात यह है कि उस समय का कागज बहुत पतला, छिद्रित जैसा होता था। ओह, तो छपाई सिर्फ एक ही तरफ हो सकती थी। अच्छा, सिर्फ एक तरफ? तो फिर पूरी किताब कैसे बनाते थे? वो कैसे मुमकिन था? हाँ, उसके लिए वो एक चीनी तरीका अपनाते थे। कागज के किनारों को मोड़कर, जैसे हारमोनियम या एकॉर्डियन होता है ना, हाँ हाँ समझ गए, उस तरह से मोड़कर फिर सिल देते थे। हाँ। उस वक्त के हिसाब से ये काफी प्रैक्टिकल तरीका था। बिल्कुल, जरूरत के हिसाब से हल निकालना। फिर कहानी कई सदियों आगे बढ़ती है, यूरोप पहुंचती है। योहान गुटेनबर्ग, ये साल 1448 के आसपास की बात है। हाँ, योहान गुटेनबर्ग, कमाल का काम किया उन्होंने। देखिए, पेरिस से जैतून पैरने की प्रस्तुति ही, अच्छा, उन्होंने उसी तकनीक को लिया और थोड़ा बदलाव करके अपनी प्रिंटिंग प्रेस बना ली। मतलब मौजूदा तकनीक का नया इस्तेमाल। वाह। और उनका सबसे पहला बड़ा प्रोजेक्ट था बाइबल छापना। बाइबल, और मैंने पढ़ा कि उन्हें शायद 180 प्रतियां बनाने में ही करीब 3 साल लग गए थे। हाँ, लगभग 3 साल। आज तो ये बहुत ज्यादा वक्त लगता है, 3 साल, लेकिन उस वक्त के लिए तो ये... अरे, उस वक्त के हिसाब से तो ये बिजली की रफ्तार थी। सोचिए ना, हाथ से लिखने में कितना वक्त लगता होगा। हाँ, सही बात है। तो ये एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ था। किताबें आप कहीं ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती थी। जानकारी फैलने का पूरा तरीका ही बदल गया। यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है, मतलब छपाई और साक्षरता। क्या प्रेस आते ही सब लोग पढ़ने लिखने लगे यूरोप में? एक आम सोच तो यही है। हाँ, ये एक बहुत अहम बात है। अक्सर लोग ऐसा सोच लेते हैं, लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। देखिए, छपाई ने लंबे समय में साक्षरता बढ़ाने में मदद जरूर की, इसमें कोई शक नहीं। पर ज्यादातर यूरोपियन देशों में सब लोगों का साक्षर होना वो बहुत बाद में हुआ। मतलब गुटेनबर्ग के कई 100 साल बाद। अच्छा। हाँ, कुछ जगहों पर तो 20वीं सदी तक भी साक्षरता दर बहुत ज्यादा नहीं थी। तो शुरुआत में तो सीमित ही थी। तो ये सोचना कि किताबें आईं और झट से एक पढ़ा लिखा समाज बन गया, ये थोड़ा मतलब जल्दबाजी होगी। बिल्कुल। जो हुआ वो ज्यादा दिलचस्प था। हुआ ये कि जो मौखिक संस्कृति थी, मतलब सुनने सुनाने वाली परंपरा, हाँ, और जो छपाई वाली संस्कृति थी, वो आपस में घुल मिल गईं। कैसे? छापने वालों ने जल्दी ही समझ लिया कि भाई ज्यादातर लोग तो पढ़ना जानते ही नहीं। हाँ, सही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोकगीत छापे, इससे कहानियां छापी। अच्छा। और ये छपी हुई चीजें भी अक्सर लोगों के बीच में महफिलों में जोर जोर से पढ़कर सुनाई जाती थी। अरे वाह, यानी छपी हुई चीजें भी सुनने के काम आ रही थी। तो जो स्रोत में लिखा है कि श्रोता वर्ग और पाठक वर्ग एक दूसरे में घुल मिल गए, उसका यही मतलब हुआ। एकदम सही, बिल्कुल यही। सुनने वाले और पढ़ने वालों के बीच की लाइन जो थी वो धुंधली हो गई। छपाई ने आते ही पुरानी मौखिक परंपरा को खत्म नहीं कर दिया, बल्कि उसके साथ मिलकर काम किया। चीजें उन तरीकों से फैलीं जो उस समाज के लिए सहज थे। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तकनीक समाज को बदलती है और समाज भी तकनीक को अपने रंग में ढालता है। बिल्कुल, ये हमेशा होता है। अच्छा, फिर आगे चलकर 16वीं सदी में प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन का जिक्र आता है। मार्टिन लूथर। जी हाँ। इसमें छपाई का क्या रोल था? हाँ, इसमें छपाई का बहुत बड़ा हाथ था। देखिए, मार्टिन लूथर कैथोलिक चर्च की कुछ बातों से सहमत नहीं थे, खास तौर पर कुछ भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर। उन्होंने अपनी आपत्तियां लिखी, जिन्हें 95 स्थापनाएं या 95 थीसिस कहते हैं। हाँ, सुना इसके बारे में। अब सोचिए, अगर छपाई ना होती
तो ये विचार कैसे फैलते? हाँ, सीमित रह जाते। बिल्कुल। लेकिन छपाई की वजह से क्या हुआ कि इनकी हजारों प्रतियां फटाफट छपीं और पूरे जर्मनी बल्कि यूरोप में फैल गईं। रातों रात। लगभग। हाँ। कहते हैं एक कॉपी तो विटनबर्ग चर्च के दरवाजे पर भी लगा दी थी उन्होंने। अच्छा। तो इससे उनके विचारों को, चर्च को जो वो चुनौती दे रहे थे, उसे बहुत तेजी मिली। तो एक तरह से छपाई ने हाँ, असहमति के विचारों को फैलाने का काम किया, आंदोलन को हवा दी। निश्चित रूप से। बिल्कुल। सुधार आंदोलन का जोर इस बात पर था कि ईश्वर से सीधा रिश्ता होना चाहिए, व्यक्तिगत। वो बिचौलियों जैसे बिशप या कार्डिनल, जिनके बारे में माना जाता था कि वो भ्रष्ट हो गए हैं, उनकी जरूरत नहीं समझते थे। और प्रोटेस्टेंट लोग चर्च की जो शान शौकत थी, बड़ा दिखावा, बड़ी बड़ी वेदियां, उसके भी खिलाफ थे। अच्छा। छपाई ने इन सारी धार्मिक बहसों को आम लोगों तक पहुंचा दिया। पहले ये बातें शायद सिर्फ धर्म गुरुओं के बीच होती थीं। सही बात है, इसने बहस का दायरा बहुत बढ़ा दिया। अभूतपूर्व रूप से। चलिए, यूरोप से अब भारत की तरफ आते हैं। ये तकनीक यहाँ कैसे पहुंची? स्रोत बताते हैं कि पुर्तगाली लेकर आए। हाँ, जो आधुनिक छपाई तकनीक है वो भारत में 16वीं सदी में पुर्तगाली मिशनरियों के साथ आई। गोवा में? हाँ, गोवा में। पहला छापाखाना वहीं लगा 1557 ईस्वी के आसपास। ये भारत में छपाई के युग की एक तरह से शुरुआत थी। और शुरुआत में क्या छपा? क्या वो सिर्फ पुर्तगाली में छापते थे या स्थानीय भाषाओं में भी? नहीं, ये दिलचस्प है। जो जेसुइट कादरी थे, उन्होंने यहाँ की भाषाएं सीखीं, जैसे कोंकणी, कन्नड़। अच्छा। और उन्होंने इन्हीं भाषाओं में किताबें छापनी शुरू की। मुख्य रूप से धार्मिक ग्रंथ थे वो। और एक आंकड़ा है कि 1674 तक वो कोंकणी और कन्नड़ में करीब 50 किताबें छाप चुके थे। 50 किताबें? उस समय के हिसाब से तो ये काफी होगा। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि शुरुआत से ही स्थानीय भाषाओं पर भी ध्यान था। लेकिन अंग्रेजी भाषा का प्रेस तो काफी बाद में आया होगा, है ना? हाँ, अंग्रेजी प्रेस का दौर उसके काफी बाद शुरू हुआ। एक जरूरी तारीख है 1780। 1780 क्या हुआ था? जेम्स ऑगस्टस हिकी नाम के एक अंग्रेज ने बंगाल गजट शुरू किया। बंगाल गजट? हाँ, उसका पूरा नाम था द ओरिजिनल कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, और इसे एशिया का पहला साप्ताहिक अखबार माना जाता है। एशिया का पहला? और हिक्की का ये गजट, इसके बारे में क्या कहा जाता है? मतलब क्या ये स्वतंत्र था? हिक्की ने खुद इसे एक कमर्शियल पेपर बताया था जो सबके लिए खुला है और किसी के असर में नहीं है। ये उनका दावा था। अच्छा। हालांकि इसके फौरन बाद और भी अखबार आ गए। उसी साल 1780 में ही इंडिया गजट भी शुरू हो गया। उसी साल मुकाबला शुरू हो गया? हाँ, और अगले 10 साल में तो कलकत्ता, मद्रास, बंबई से कई और अखबार निकलने लगे, जैसे कलकत्ता गजट, बंगाल जर्नल, मद्रास कोरियर, बॉम्बे हेरल्ड। यानी शुरुआत हो गई थी। बिल्कुल। और एक और बात, एक शुरुआती कोशिश एक भारतीय ने भी की थी, गंगाधर भट्टाचार्य। उन्होंने राजा राममोहन रॉय के साथ मिलकर एक और बंगाल गजट निकाला था। अच्छा, ये जानकारी भी है। और फिर आगे चलकर जब आजादी का आंदोलन शुरू हुआ, तब तो अखबारों की भूमिका बहुत बढ़ गई होगी। हाँ, बिल्कुल। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अखबार बहुत महत्वपूर्ण हो गए। हाँ, द हिंदू, इसकी स्थापना 1878 में जी सुब्रमण्यम अय्यर ने की थी। 1878? पहले ये हफ्ते में एक बार आता था, फिर 1889 से रोज छपने लगा। रोज? हाँ, और आज़ादी की लड़ाई में लोगों की राय बनाने में, राष्ट्रवादी सोच फैलाने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा। और भी कई अखबारों के नाम है शायद? हाँ, स्रोत में कई नाम है, जैसे सच्चिदानंद सिन्हा का हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, मोतीलाल नेहरू का द इंडिपेंडेंट, के.एम. पटेक्कर का हिंदुस्तान टाइम्स, नेहरू जी का नेशनल हेराल्ड। काफी सारे नाम हैं। और हिंदी का पहला अखबार भी याद रखना चाहिए, उदंत मार्तंड। उसे जुगल किशोर ने शुरू किया था। इन सब ने मिलकर एक राष्ट्रीय चेतना जगाने में बहुत मदद की। सही बात है। इन सब बड़े नामों और घटनाओं के बीच एक महिला का भी जिक्र है, राजसुंदरी देवी। ये कौन थी? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जिक्र है, राजसुंदरी देवी। ये एक बंगाली महिला थी। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, आमार जीवन, मतलब मेरा जीवन। अपनी आत्मकथा उस जमाने में? हाँ, और ये 1876 में छपी थी। 1876? और खास बात यह है कि इसे बंगाली भाषा में किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा माना जाता है। पहली आत्मकथा किसी भारतीय महिला की? हाँ, सोचिए कितना बड़ा कदम था, एक महिला का अपनी कहानी लिखना और उसे छपवाना। बिल्कुल। ये दिखाता है कि छपाई ने सिर्फ बड़े आंदोलनों को ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत आवाजों को भी मंच दिया। सही कहा, खासकर उन आवाजों को जो पहले शायद सुनी ही नहीं जाती थी, जैसे महिलाओं की। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटे, चीन के लकड़ी के ब्लॉक से शुरुआत हुई। हाँ। फिर गुटेनबर्ग ने यूरोप में क्रांति ला दी। हाँ।
जिसने जानकारी फैलाने का तरीका ही बदल दिया। बिल्कुल। फिर पुर्तगाली मिशनरियों के साथ ये तकनीक भारत आई, गोवा में, और यहाँ इसने धार्मिक ग्रंथों से लेकर आजादी की लड़ाई तक हर जगह अपनी भूमिका निभाई। हाँ, एक लंबा और गहरा असर रहा है इसका। हालांकि वो प्रक्रिया सीधी नहीं थी, जैसा हमने यूरोप में देखा। हाँ, वो जटिल थी। इसने जो मौजूदा संस्कृतियां थीं, जैसे सुनने सुनाने की परंपरा, उसके साथ एक तरह का तालमेल बिठाया, उसके साथ बातचीत की। सही। इसने यूरोप में धार्मिक सुधार जैसे बड़े आंदोलनों को ताकत दी, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को आवाज दी, और राजसुंदरी देवी जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि इसने लोगों को अपनी बात कहने के, अपनी पहचान बनाने के नए तरीके दिए हैं। तो अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो छपाई की कहानी सिर्फ एक टेक्नोलॉजी के विकास की कहानी नहीं है। ये सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक बदलावों की कहानी है, जो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत अच्छी याद दहानी है कि संचार की तकनीकें हमारी दुनिया को कैसे बनाती हैं, कैसे आकार देती हैं। चलिए, जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन स्रोतों ने हमें अलग अलग जगहों पर छपाई की शुरुआत के बारे में तो बताया। हाँ, लेकिन प्रिंट मीडिया का जो विकास हुआ है, मतलब उन शुरुआती गैजेट्स से लेकर आज के डिजिटल मीडिया तक, वो हमारी सार्वजनिक बहस को, हमारी अपनी समझ को लगातार कैसे बदल रहा है। शायद उन तरीकों से भी जिन्हें हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। ये सोचने वाली बात है।